लोकसभा सांसद डॉक्टर संबित पात्रा, आपका पहला पॉडकास्ट है। मेरा पहला पॉडकास्ट है। पैदा उड़ीसा में हुए लेकिन पले बड़े बिहार में, तो आधे बिहारी हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि संबित पात्रा डिबेट से गायब कहाँ हो गए। बहुत डिबेट्स किया है और जो हम मिस कर रहे थे पॉलिटिक्स ऑन ग्राउंड, अब हम वो कर रहे हैं। बहुत कुछ हो जाता है टीवी डिबेट्स में, मगर आप गेस्ट रूम में देखते होंगे, गेस्ट रूम में जो आक्रोशित होकर चिल्ला रहे थे वही दोनों प्रवक्ता चाय का लुत्फ उठा रहे होते हैं। तूफान खड़ा कर रखा है आजकल। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपने की और आपने कहा राहुल गांधी गद्दार है। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। ये डीप स्टेट जो यूएस का है, ये डीप स्टेट फंड करता है OCCRP। उसमें एक मेजर जो फंड करने वाला है वो जॉर्ज सोरोस नामक एक व्यक्ति है। उसका एक फाउंडेशन है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। तो इनके पास एक वीटो राइट होती है कि हम आपके संस्था को फंड कर रहे हैं तो आपका एडिटर कौन रहेगा, अच्छा, आपका जर्नलिस्ट कौन रहेगा। ये जो भी रिपोर्टिंग कर रही है उसके पीछे एक मनसा है, और वो मनसा दैट इज ड्रिवन बाय दोज हु पे फॉर इट। फिर ये तो सुपारी रिपोर्टिंग है। बिल्कुल सुपारी रिपोर्टिंग है। यहाँ जॉर्ज सोरोस है जो OCCRP को फंड करता है, और यहाँ राहुल गांधी। तथ्यों के साथ जब हमने ये एनालिसिस किया कि आखिर कैसे इन दोनों का रिश्ता क्या है, तब धीरे धीरे करके रिश्ता सामने आने लगा। वो मुद्दा जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहा था OCCRP में, और उठा रही थी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, और निशाने पे थे नरेंद्र मोदी और भारत। देखिए, हमेशा विदेश दौरे में भी राहुल गांधी का इन्वॉल्वमेंट जिन लोगों से होता था वो लोग कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे। वो लोग भी OCCRP जॉर्ज सोरोस के लोग थे। हो सकता है उसको राहुल गांधी के नेतृत्व में भरोसा हो। तो है ना, वो चाहते ही है कि राहुल गांधी का नेतृत्व आ जाए, रेजिम चेंज ही चाहते हैं, और तभी ये सारा कुछ दे आर कुकिंग अप ऑल दी स्टोरीज बिकॉज़ दे वांट रेजिम चेंज। कांग्रेस पार्टी तो जवाब कायदे से देती भी नहीं। वो तो ये कह रही है कि भाई बीजेपी की ये हैसियत नहीं है कि वो राहुल गांधी पे इस तरह के आरोप लगाए। आप सोचिए, अगर देश में जो सरकार में बैठी पार्टी है उसकी औकात नहीं है। 18-19 राज्य में जिनकी डायरेक्टली या तो सरकार चल रही है या तो फिर NDA के रूप में सरकार चल रही है, उनकी औकात नहीं है। सवाल हम नहीं पूछ सकते हैं। तो फिर आप कौन है? फिर वो जो बूढ़ी माँ बैठी हुई है गाँव में, वो कौन है? ये बौखलाए हुए हैं क्योंकि इनको लगता था कि ये देश इनकी बपौती है। तो ED ने इनसे पूछताछ की। आपने देखा कुछ घंटों तक पूछताछ हुई, ये थरथरा गए। इनको लगा कि इनकी औकात की ED हमसे पूछताछ करे, प्रथम परिवार से पूछताछ करे। कि राहुल गांधी अगर गद्दार हैं तो जेल में क्यों नहीं डालते? नहीं, प्रोसेस है। यानी आप कह रहे हैं राहुल गांधी एक दिन जेल जाएंगे? उज्बेकिस्तान उस समय क्यों गए थे जब चुनाव एकदम सर के ऊपर था? क्या आवश्यकता पड़ी आप रातों रात उज्बेकिस्तान गए? फाउंडेशन ईयर था, राहुल गांधी नहीं थे, एक रात पहले चले गए। US, UK, ये इटली, ये पूरी लिस्ट बनी हुई। SPG तक नहीं लेके जाते थे अपने। कुछ आपको तो दिखाना आवश्यक है जिससे आप भी जाने कि आखिर वो जाते कहाँ थे। ये अभी लोगों के मन में भी प्रश्न आ रहा होगा, जॉर्ज सोरोस सब छोड़ छाड़ के नरेंद्र मोदी के पीछे क्यों पड़ा? देखिए, एक बात आपको समझनी होगी, भारत के आज कई साधारण परिवार के लोग लगभग करोड़ों में उन्होंने अपने छोटे छोटे पूंजी को शेयर मार्केट में लगाया। एक बार मार्केट गिरती है राहुल गांधी के कारण तो उनके दिल से आह निकलती है। ये अभिशाप राहुल गांधी को ही लगता है। 12 नवंबर 2020 को ये आर्टिकल छपा था। क्या लिखा है? उसमें लिखा था कि अडानी एज मोदीज रॉकफेलर। रॉकफेलर है मोदी का। इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय मोदी, डिस्ट्रॉय अडानी। मतलब ये हम ऑर्गेनाइज क्राइम और करप्शन दिखाना ये महत्वपूर्ण। डिस्ट्रॉइंग मोदी मतलब आप एक एम लेके चलिए कि मोदी को डिस्ट्रॉय कैसे करना है। पर पब्लिक यही कहती है कि आप लोग ना ठीक से हैंडल नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई जैसे डोनाल्ड ट्रंप खुल के कह देता है भाई कि मैं डीप स्टेट को खत्म कर दूंगा। मोदी जी क्यों नहीं खत्म कर रहे? आपको लगता है कि मोदी जी डीप स्टेट को खत्म नहीं कर रहे हैं? तो ये काम आपको इतना आसान लग रहा है क्या? गड्ढा भरेगा, उसके बाद इमारत खड़ी होगी। गड्ढा भर रहे हैं, लगभग भरने को पट गया है। हो सकता है राहुल गांधी इतने मासूम हो, बेचारे को पता ही ना हो। इतने मासूम हैं जिनको कुछ पता नहीं है तो घर में बैठना चाहिए ना। तो फिर वो अपना आराम से क्लब व्लब जाएं, वहाँ मजे करें। फिर वो देश चलाने की क्यों सोच रहे हैं? ये जॉर्ज सोरोस क्या इस देश के पत्रकारों को और एक पूरे इकोसिस्टम को भी फंड कर रहा है क्या? नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि चीजों को समग्र तौर पर देख पाएं और बेहतर ढंग से समझ पाएं। और फिलहाल देश में जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको टॉप एंगल से देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि 4 जून के बाद जो माहौल था वो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद पूरी तरह से, कहते हैं ना, हेलीकॉप्टर शॉट की तरह विपक्ष का एजेंडा बाहर जाकर गिरा है। लेकिन क्या ये पॉलिटिक्स जो पिछले कुछ सालों से चल रही है वो देश के खिलाफ है, देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर हो रही है?
क्या राहुल गांधी गद्दार हैं जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है और एक पूरा इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकली खत्म करने के लिए भयंकर षड्यंत्र रच रहा है क्या? आज ऐसे बहुत सारे विषयों को हम टॉप एंगल से देखेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे लोकसभा सांसद डॉक्टर संबित पात्रा। संबित भाई, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुशांत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मैं गलत नहीं हूं, आपका पहला पॉडकास्ट है। मेरा पहला पॉडकास्ट है, बल्कि बहुत दिनों बाद एक पब्लिक अपीयरेंस भी है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आजकल रहा हूँ, मगर बहुत दिनों से चुनाव इत्यादि के कारण अब डिबेट्स में नहीं आ पाता हूँ, तो पहला पॉडकास्ट है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि संबित पात्रा डिबेट से गायब कहाँ हो गए, आप क्यों डिबेट्स में नहीं आते, लोग जानना चाहते हैं। ये आप भी जानते हैं, ज़मीन की राजनीति अलग होती है, लोकसभा का क्षेत्र दूर है यहाँ से, और मेरा जो लोकसभा का क्षेत्र है मेरे लिए भाग्य का विषय है। जगन्नाथपुरी धाम है, महाप्रभु का धाम है, और मोस्टली एक रूरल सेंटर है। 75% जो है हमारे ग्राम पंचायत है। स्वाभाविक रूप से वहाँ से जुड़ना, डिबेट करना, जनता के बीच रहते हुए, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाता है, कई बार संभव नहीं हो पाता है, और आपका ध्यान ज़मीन पर ही रहती है। किसी को अस्पताल में भर्ती कराना है, वहाँ के जो काम होते हैं वो प्रायोरिटाइज हो जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा दिक्कत तो रहता ही है। मगर जो संगठन का आदेश रहता है हम पालन करते हैं। जब जब संगठन कहती है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि करिए, हम लोग हाजिर रहते हैं। आप डिबेट्स को मिस करते हैं, लोग तो आपको मिस कर रहे हैं। आप डिबेट्स को कभी ऐसा लगता है यार वो भी, लेकिन मजा तो आता था। देखिए, फेजेस होते हैं। मुझे लगता है कोई किसी को मिस नहीं करता है, जीवन के फेजेस होते हैं। लोगों को भी नए नए लोग प्रवक्ता के रूप में देखने के लिए उनकी भी इच्छा होती है, उनकी भी पसंद होती है कि हम कुछ नए चेहरे भी देखें, और देखने को मिलता भी है। हमारे जो साथी प्रवक्ता हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जहाँ तक हमें मिस करने का, कि हम मिस करें डिबेट्स को, मुझे लगता है बहुत डिबेट्स किया है, और जो हम मिस कर रहे थे पॉलिटिक्स ऑन ग्राउंड, अब हम वो कर रहे हैं। तो यह भी एक फेज़ है। सभी फेजेस को पॉलिटिक्स में मुझे लगता है उस किरदार को ठीक तरीके से निभाना चाहिए, उसके साथ जस्टिफिकेशन करना चाहिए। जब आप डिबेट कर रहे हो तो 100% डिबेट करना चाहिए, और जब आप ज़मीन पे ज़मीनी काम कर रहे हो तो 100% ज़मीनी हकीकत के साथ जुड़े होकर काम करना आप जब डिबेट करते थे तो लोड लेते थे उसका कि आज बहस बहुत तगड़ी हो गई, बीपी हाई होता था? नहीं, बीपी कभी हाई नहीं होता था, क्योंकि यही सुंदरता भारतवर्ष के राजनीति का है। अब देखिए, हम टीवी में आकर आक्रोशित होकर बातचीत जरूर करते हैं, कई बार बहुत कुछ हो जाता है टीवी डिबेट्स में, मगर आप गेस्ट रूम में देखते होंगे, गेस्ट रूम में जो आक्रोशित होकर चिल्ला रहे थे वही दोनों प्रवक्ता चाय का लुत्फ उठा रहे होते हैं, चाय की चुस्की पे बात कर रहे होते हैं, भिन्न भिन्न विषयों पे बात कर रहे होते हैं, और ऐसा लगता नहीं है कि अभी लड़ने वाले हैं या लड़के लौटे हैं। तो ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सुंदरता है, सभी एक दूसरे से मिलते हैं, बाकी तो ये चलता ही रहेगा। मैं तो पब्लिक को भी कई बार, जैसे रिश्तेदार दोस्त वगैरह बहुत लोड लेते हैं पॉलिटिक्स का, मैं समझाता हूँ कि जिनकी डिबेट सुन के तुम्हारा बीपी हाई हो रहा है वो लोग बाद में आराम से दोस्ती यारी करते हैं, इतना लोड ना लिया करो। नहीं, आप सही बोल रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बीपी हाई का सवाल है, डिबेट्स आजकल जिस प्रकार हो रहे हैं, आजकल मतलब जब से हम लोग सब भाग ले रहे थे, बहुत सारे किरदार होते हैं, बहुत सारा कुछ बोलना होता है, और स्वाभाविक है एक टीआरपी का भी उसमें एंगल रहता है। जो आप टॉप एंगल आज कह रहे हैं, टीआरपी का भी एक एंगल रहता है, उसमें बहुत कुछ हो जाता है आजकल। और एक 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर आपको एक छोटे से पुड़िया में बहुत बड़े मैसेज को संजो कर देना होता है, तो आप प्रेशर में तो रहते ही हैं। मगर फिर भी मुझे लगता है कि कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, इस प्रकार से डिबेट नहीं करना चाहिए। समित भाई, आप देखिए डिबेट्स में आपको लोगों ने बहुत सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुना, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग डॉक्टर संबित पात्रा जो टीवी पे दिखते हैं उसके अलावा क्या आपके जीवन के बारे में नहीं जानते। तो आज इस पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन चूंकि आप डिबेट में तो नहीं आ रहे, पर आपका वो जो रौला था वो खत्म नहीं हुआ है। लोकसभा में भी जिस तरह से आपने तूफान खड़ा कर रखा है आजकल, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपने की और आपने कहा राहुल गांधी गद्दार है, जिसपे आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी आगे बढ़ा दिया गया है स्पीकर के पास। आपको क्यों लगा राहुल गांधी गद्दार है, और इतना गंभीर शब्द मुझे ध्यान नहीं कि बीजेपी ने इससे पहले उनके लिए यूज किया हो? देखिए, मैं तो शुरू से ही बड़ी स्पष्टता के साथ अपने विषयों को रखता हूँ।
जो शब्द मैंने प्रयोग किए राहुल जी के लिए वो शब्द था देशद्रोही, ट्रेटर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। और मुझे लगता है क्या होता है देशद्रोही, क्या होता है? देशद्रोह का अर्थ होता है यदि देश के हित के साथ मेरा हित एक साथ सध नहीं रहा है, मेरा हित कुछ अलग है और देश का हित कुछ अलग है, तो वह देश के खिलाफ है, वो देश का द्रोह है। पहले देशद्रोही कौन होता था? पहले जमाने में किसी को राजा बनने की इच्छा होती थी, किसी कारणवश बड़ा भाई राजा बन गया, वो एक परंपरा होती थी, या कोई और राजा बन गया, सेनापति चाहता था मैं राजा बनूं मगर राजा कोई और बन गया, तो पड़ोसी राज्य के साथ या किसी और देश या किसी और राज्य के साथ हाथ मिला करके उसकी मदद ले करके धावा बोल देना, अपने राजा को किसी प्रकार से उसे खत्म करना, किसी प्रकार से उसके ऊपर आक्रमण करवाना, अपने प्रजा को कुचलना और उसके बाद उस राजपाट को हथिया लेना, यही तो देशद्रोह होता था। गद्दारी यही होती थी, चाहे अंग्रेजों के ज़माने में हो चाहे उससे पहले की हो, मुगलों में भी होती थी, तो ये सब में देशद्रोह यही होता था। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अब क्या कोई तलवार निकाल करके, बंदूक निकाल करके ऐसे लड़ाई शुरू तो नहीं करेंगे। आज देशद्रोह अलग तरीके से हो रहा है, बहुत ही एक टूल किट का ज़माना है मैं कहूँगा। इसमें बहुत सॉफ्ट तरीके से, सॉफ्ट पावर्स यूज़ करके, जो कि बहुत पैनी होती है मगर दिखती नहीं है, उसका प्रयोग करके आप यदि जाके विदेशों में कहते हैं कि फॉरेन पावर्स शुड इंटरफियर इन इंडिया, कि जो विदेशी ताकतें हैं, ये शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं कि आप इंटरफियर करिए इंडिया में आके, यूएस शुड स्पीक मोर अबाउट इश्यूज हैपनिंग इन इंडिया, ये अमेरिका में जाकर राहुल जी ने बयान दिया है। और उसके बाद मीडिया पार्ट, जो एक फ्रांस की बहुत जानी मानी फ्रेंच न्यूज़पेपर है, उन्होंने 2 दिसंबर को जो खुलासा किया है OCCRP को लेकर, ये एक बहुत बड़ा खुलासा है और मुझे लगता है बहुत आज सटीक समय है इस पॉडकास्ट के माध्यम से और बाकी भी माध्यमों से, क्योंकि जो आम जनता है वो समझ नहीं पाएगी OCCRP क्या होती है, ये क्या एंगल है, किस प्रकार से राहुल गांधी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आपने नाम भी सही रखा है, टॉप एंगल। जब आप ड्रोन से दिखाते हैं ना, तो नीचे का जो नक्शा होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये गली कहाँ जा रही है, वो सड़क कहाँ जा रहा है, किसका घर कहाँ है। तो ये टॉप एंगल में आज मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने आखिर क्यों राहुल गांधी को ट्रेटर कहा। देखिए, ये मीडिया पार्ट, फ्रांस का जो न्यूज़पेपर है, ये कई बड़े बड़े खुलासा करती है। कई बार जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज़ है उन्होंने भी उनका सहारा लेके हम पे भी आक्रमण किया है। आज जो खुलासा हुआ है दिसंबर 2 तारीख को, उसमें मीडिया पार्ट ने अपने एक कॉन्टेम्प्ररी मीडिया बॉडी, जो कि विश्व की मैं कहूँगा सबसे बड़ा मीडिया बॉडी है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, ये OCCRP, मतलब विश्व में कहीं भी अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है या ऑर्गेनाइज्ड करप्शन हो रहा है, तो उसके ऊपर ये जो मीडिया संस्थान है, इसका मानना है कि हम इस पे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करके एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसके माध्यम से हम एक भूचाल लेकर आएंगे, एक हलचल लेकर आएंगे। तो उसके ऊपर ये खुलासा मीडिया पार्ट ने किया है। मीडिया पार्ट का मानना है कि ये जो OCCRP है, तो ये OCCRP तटस्थ नहीं है, ये न्यूट्रल नहीं है। ये बड़े बड़े खुलासा तो करती है मगर इन खुलासों के पीछे इनका कुछ मंशा अलग ही है और उस पूरे मंशा को, उस पूरे नक्शे को उन्होंने टॉप एंगल से दिखाया है। कौन उसको फंड कर रहा है, कहाँ से उसका फंड आ रहा है, कौन लोग हैं जो पैसे देते हैं। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन 6 कॉन्टिनेंट्स में है, 50 से 100 इसके मीडिया पार्टनर है, बड़े बड़े मीडिया पार्टनर होते हैं इनके। इंडिया में भी कई बड़े मीडिया पार्टनर्स हैं और ये OCCRP शायद लोगों ने सुना भी नहीं होगा, मगर वॉशिंगटन पोस्ट तो सुना है, द गार्डियन तो सुना है, लीमॉन्ड तो सुना है। ये सारे जो बड़े अखबार हैं वो OCCRP से उद्धृत खबर, मगर इससे आई हुई खबरों को, रिपोर्टों को ये मुख्य भूमिका में रखते हैं, मुख्य स्थान देते हैं, एडिटोरियल स्पेस देते हैं। तो स्वाभाविक है जब इतने बड़े बड़े खबर
जो मैं कहूँगा पूरे देश में, पूरे विश्व में हलचल मचा सकते हैं, पनामा पेपर्स याद करिए। ये सारा यहीं से निकला है। यहाँ से निकलने के बाद आपको याद होगा पनामा पेपर्स ने क्या हंगामा मचाया था। पाकिस्तान में तो सरकार गिर गई थी। तो ये एक रेजीम चेंज ऑपरेशन, आपने बिल्कुल सही कहा, सरकारें गिर जाना। तो रेजीम चेंज, आप अगर किसी देश में एक बहुत बड़े किसी घोटाले को उजागर करोगे और लोगों के मन में भर दोगे कि ये जो सरकार है, ये सरकार आपके खिलाफ काम कर रही है, ये सरकार कुछ गड़बड़ कर रही है, तो लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और रेजीम चेंज करना चाहेंगे। तो किस प्रकार से अब जो देशद्रोह है वो हथियार से नहीं, राजा अटैक तलवार से नहीं करेगा, जर्नलिज्म से, कलम से करेगा। वो कलम निकाल करके इस प्रकार का रिपोर्ट तैयार करेगा जिस रिपोर्ट को पढ़ करके जनता के मन में परिवर्तन आ जाएगा। तो ये OCCRP के जो फंडर्स हैं, ये मीडिया पार्ट ने कहा कि इसके लगभग 52% फंड करने वाले US, अमेरिका के डीप स्टेट एजेंसीज हैं। ऐसी बहुत एजेंसीज हैं अमेरिका में, जैसे हमारे देश में भी हम कहते हैं ना कि ये अल्ट्रा नक्सल्स हैं या ये हमारे शहर के नक्सल्स हैं। तो उस प्रकार के एक माइंडसेट के लोग हैं जो बिल्कुल आम दिखते हैं मगर वो आम है नहीं, वो पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। अर्बन नक्सल हम यहाँ कहते हैं जिनको। तो वहाँ भी डीप अर्बन नक्सल उनका डीप स्टेट है। वहाँ देखिए हर राज्य में, हर परिस्थिति में नोमेनक्लेचर बदलता है। US में ऐसे डीप स्टेट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल, सरकार किसी की भी हो, एक सिस्टम अंदर में रहता है। वो सिस्टम जो कुछ भी कर सकता है और सरकार भी कई बार भौंचकी रह जाती है। तो ये डीप स्टेट जो US का है, ये डीप स्टेट फंड करता है OCCRP को। उसमें एक मेजर फंड करने वाला जो चंक है, इसमें रॉकफेलर भी करते हैं, बाकी भी करते हैं, उसमें एक मेजर जो फंड करने वाला है वो जॉर्ज सोरोस नामक एक व्यक्ति है। उसका एक फाउंडेशन है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। तो ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यह भी फंड करती है OCCRP को। जब आप फंड करते हैं तो इनके पास एक वीटो राइट होती है कि हम आपके संस्था को फंड कर रहे हैं, तो आपका एडिटर कौन रहेगा, अच्छा, आपका जर्नलिस्ट कौन रहेगा, आपका चीफ एडिटर कौन रहेगा, जो उनका सबसे मुख्य आदमी है, उस पर भी जो लोग पैसा लगाते हैं 52% अगर ये लोग लगा रहे हैं, डीप स्टेट इंक्लूडिंग जॉर्ज सोरोस, तो इनका स्टेक रहता है। तो ये तो अगर हम शुरुआत में ही देखें और हम दर्शकों को भी समझाएं कि OCCRP ने तो अपने आप को पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया। जैसे हमारे यहाँ भी न्यूज़ चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, आप किसी से कमर्शियल लेते हैं, कोई आपका इन्वेस्टर होता है, वो ये तय नहीं करता कि एडिटर कौन होगा, एंकर कौन होगा। भाई आप ऐड चलाओ, जाओ, आप पैसा दो, आप रहो, जो भी करो, लेकिन हमारी एक एडिटोरियल स्वतंत्रता होती है। अगर OCCRP पैसा ले रही है, सरकारी पैसा ले रही है, डीप स्टेट से पैसा ले रही है और ये कह रही है कि तुम बताओ कि कौन एडिटर रहेगा, तो पहले ही संदेह के दायरे में आ गई। नहीं, बिल्कुल यही तो खुलासा हुआ है। देखिए, वीटो शब्द कहते ही हमें यूनाइटेड नेशन याद आता है और सिक्योरिटी काउंसिल याद आती है कि 5 देश है वो वीटो कर देते हैं। वो जो कह दे वही होगा, उसके ऊपर किसी के स्वर को नहीं माना जाएगा। ठीक। तो उसी प्रकार से ये जो कुछ डीप स्टेट के खिलाड़ी हैं, ये जो कह दे वही होगा, उसके ऊपर और कुछ नहीं माना जाएगा। तो जॉर्ज सोरोस जैसा व्यक्ति भी इसमें, जो मैं कहता हूं ना कि वो 5 देश हमें याद आते हैं, तो इन खिलाड़ियों में से एक मुख्य खिलाड़ी जॉर्ज सोरोस है। उसका भी वीटो पावर है कि वो जो कह दे वही होगा। तो स्वाभाविक रूप से मीडिया पार्ट ने कहा कि जिसको आप तटस्थ सोच रहे थे, जिसको आप न्यूट्रल सोच रहे थे, जिसको आप सोच रहे थे कि ये नॉन पार्टीसन होके कि पार्टी नहीं बनेगी और केवल विश्व की भलाई के लिए, मतलब विश्व भला हो जाए, यहाँ करप्शन मिट जाए, क्राइम समाप्त हो जाए, उसके लिए रिपोर्टिंग कर रही है, ऐसा नहीं है। ये जो भी रिपोर्टिंग कर रही है उसके पीछे एक मनसा है और वो मनसा दैट इज ड्रिवन बाय दोज हु पे फॉर इट। तो फिर ये तो सुपारी रिपोर्टिंग हो गई। बिल्कुल सुपारी रिपोर्टिंग है, मगर वही है कि चूंकि लटियंस में हम लोग बैठे हैं तो ये जो सुपारी रिपोर्टिंग है, ये हम बैठ के आराम से पान की दुकान पे बात कर सकते हैं कि सुपारी रिपोर्टिंग, वो समझ भी जाएंगे। मगर यहाँ पर इसको रेजीम चेंज ऑपरेशन, रेजीम चेंज, क्योंकि ये सुपारी क्या होता है कि एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति के लिए सुपारी होता है, मगर जब पूरे देश और पूरे सिविलाइजेशन के ऊपर हमला करना हो,
पूरे देश को बदल देना हो और अपने प्रभुता को स्थापित करनी हो, तो ये सुपारी छोटा पड़ जाता है। फिर ये सुपारी नहीं है, फिर ये रेजिम चेंज ऑपरेशन है। ये बहुत बड़ा विषय है। तो मीडिया पार्ट ने कहा कि ये तटस्थ नहीं है और इसके पीछे वो लोगों का मनसा है जिन लोगों ने पैसा दिया है। तो अब हमारा कहना है, हमने इसमें अपना देखा कि हमारे देश के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सभी देश ने शुरू कर दिए कि भाई हमारे ऊपर क्या असर है, इन्होंने जो रिपोर्टिंग किया इससे हमारे देश के रेजिम के ऊपर क्या असर है। तो भारत ने भी देखा, स्वाभाविक है, भारत को भी अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। तो जब हमने स्टडी किया कि OCCRP अभी विगत कुछ वर्षों में क्या क्या रिपोर्ट लेके आई और किस प्रकार से उन रिपोर्टों से हमारे देश के ऊपर अच्छा या बुरा क्या असर पड़ा, तो हम भौचक्के रह गए। आप देखिए, चाहे पेगासस की रिपोर्ट हो, चाहे हमारे कोविड वैक्सीन के खिलाफ रिपोर्ट हो, चाहे हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच का रिपोर्ट हो, रिलीजियस फ्रीडम इस देश में नहीं है और यहाँ पर एट्रोसिटीज अगेंस्ट रिलीजन हो रहा है। किसी रिलीजन के खिलाफ यहाँ बर्बरतापूर्वक हम आचार विचार रखते हैं। अगर ये सारी रिपोर्टें आप देखेंगे तो ये सारी जननी ही उनकी OCCRP है। तो वहीं से ये सारी रिपोर्टें निकल कर आ रही हैं और विश्व में फैलाई जा रही हैं कि भारत तो बिल्कुल असहिष्णु है। आपको याद है ना, कितना बड़ा डिबेट चला था सहिष्णुता के ऊपर कि हम बिल्कुल कट्टर देश हैं, असहिष्णु। हर दिन वो शब्द असहिष्णु का प्रयोग होता था, एक समय था। मतलब हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे बेहतर स्थिति नहीं। आप सोचिए जरा, कालखंड आते थे। एक कालखंड में प्रवक्ता रहा हूं ना, तो मुझे वो सब याद है कि एक कालखंड था जिस कालखंड में हम सब हर दिन असहिष्णु डिबेट होता था। अवार्ड वापसी, उसके बाद अवार्ड वापसी, और उसके बाद आ गया कि पेगासस। फिर ये जो वैक्सीन है ये तो मोदी की वैक्सीन है, ये वैक्सीन तो हम लेंगे ही नहीं। बाद में मालूम पड़ा जिन्होंने फाइजर ले लिया था वो परेशान घूम रहे हैं, बाकी जो लोग को हमारे देश के वैक्सीन लेके गए थे वो खुश हैं। तो ये एक फेज है। तो ये जो फेजेस थे ये मैन्युफैक्चर्ड फेजेस थे। ये सब मैन्युफैक्चर्ड था, OCCRP के फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड था। फिर हमने देखा ये जो मैन्युफैक्चर कर रही थी OCCRP, ये फायदा किसको पहुंच रहा था, कौन इससे मैन्युफैक्चर करवा रही थी और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। तब ये लिंक समझ में आया। यहां जॉर्ज सोरोस है जो OCCRP को फंड करता है, तो एक तरह से उसका एक स्टेक होल्डर है, एक मालिक कह लीजिए, मालिक का एक पार्ट है वो। और यहां राहुल गांधी है। बहुत सालों से राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के रिश्तों के बीच तो आप और हम बात करते हैं, आप और हम मतलब पब्लिक बात करती है, आप हमसे सवाल पूछते थे, हम जवाब देते थे। मगर तथ्यों के साथ जब हमने ये एनालिसिस किया कि आखिर कैसे इन दोनों का रिश्ता क्या है, तब धीरे धीरे करके रिश्ता सामने आने लगा और कैसे OCCRP राहुल गांधी की मदद करता था, राहुल गांधी को अपना आर्टिकल भेजता था, राहुल गांधी उसे हथियार बना करके, तलवार से तो नहीं लड़ते थे, मगर उस आर्टिकल को, सपोज ये OCCRP का एक खुलासे का आर्टिकल है, उस आर्टिकल का हथियार बना करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि माहौल नरेटिव बना करके उसका इस्तेमाल किस प्रकार से भारत का संसद ना चल सके, किस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर एक आक्रामक स्थिति पूरे देश में बने, किस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री को दूसरे देश के लोग भी दुत्कारने लगे कि अरे ये प्रधानमंत्री तो गलत कर रहे हैं। ये तो मोदी जी 24 घंटा परिश्रम करते हैं और हिंदुस्तान के लोगों में एक गुण है, ये ईश्वरीय प्रदत्त गुण है कि लोग आंखों में देख के जान जाते हैं कि आपका इंटेंशन क्या है। इस कारण उनके ऊपर आशीर्वाद है, वरना कसर कोई कमी नहीं छोड़ दी कसर में राहुल गांधी ने। तो ये कनेक्शन स्थापित हुआ कि OCCRP मदद राहुल गांधी की करते थे और राहुल गांधी भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए पूरा प्रयास करते थे। इसलिए यह देशद्रोही तो है। देश के खिलाफ इस आर्टिकल का प्रयोग करना जो मिथ्या है, जो झूठ है। आपको एक उदाहरण देता हूं। आप याद करिए 2021 में जब ये कोविड का पूरा प्रकरण चल रहा था, उस समय एक राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जुलाई के महीने में कि ब्राजील से भारत का एक MOU हुआ था, एक पैक्ट हुआ था $324 मिलियन का, कि हम उतना कोवैक्सीन उनको देंगे। ये हमारे देश का स्वनिर्मित वैक्सीन था, मगर किसी करप्शन के कारण यह डील नहीं हुआ।
ये जून में ये विषय न्यूज़ में आ चुका था, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ये विषय जून में भी था 2021 के। जुलाई में OCCRP ने इस पे एक आर्टिकल बढ़ा चढ़ा करके लिखा, जबकि विषय वैसा नहीं था, बढ़ा चढ़ा करके लिखा। ठीक उसके अगले दिन राहुल गांधी ने उस आर्टिकल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हमारे देश के वैक्सीन को बदनाम करने की कोशिश की। बाद में असफल हुए, मगर कोशिश की। पेगासस याद कीजिए आप, किस प्रकार से पेगासस हमारे पार्लियामेंट के सेशन के आरंभ होने से पहले राहुल गांधी ने पेगासस के विषय को उठाया। पूरे पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में भारत की छवि पेगासस पेगासस, हम जासूसी कर रहे हैं, इस प्रकार की बनी। वो तो भला हो कि पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, कमेटी ने लगभग 28 फ़ोन, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, जिन 28 लोगों ने कंप्लेंट किया था कि हमारे विरोध में पेगासस लगाया गया, उनके फ़ोनों की जांच हुई तो क्लीन चिट मिला कि कोई भी पेगासस नामक चीज़ नहीं है। तो ये किस प्रकार से पार्लियामेंट को बंद करना, ये राहुल गांधी जी का काम रहा है। तो इसमें आपको ये कनेक्शन मिला कि जब जब संसद सत्र के पहले मुद्दा उठाया गया, वो मुद्दा जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहा था OCCRP में, और उठा रही थी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, और निशाने पे थे नरेंद्र मोदी और भारत। देखिए, हमेशा मैंने आपको 2 उदाहरण दिए। आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट देख लीजिए, आप अभी भी देख लीजिए, कुछ उद्योगपतियों के खिलाफ लगातार जिस प्रकार से पार्लियामेंट के आरंभ होने से पहले रिपोर्टें आ जाती हैं और पार्लियामेंट स्टॉल हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि उसी पे डिस्कशन चाहिए होता है। पार्लियामेंट पिछली बार भी यही हुआ था, इस बार भी यही हो रहा है। तो हर बार फार्मर प्रोटेस्ट से पहले आप देखिए, रिपोर्ट आ जाती है और उसके बाद कुछ ऐसे रिपोर्ट दिखा देते हैं कि भारतवर्ष अपने किसी कम्युनिटी के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार की रिपोर्ट दिखा करके पार्लियामेंट को बंद करना। और फिर हमने जो स्टडी किया उसमें पाया कि OCCRP के कुछ बड़े अधिकारियों के साथ राहुल गांधी का लगातार मिलना, राहुल गांधी का लगातार जो विदेश दौरा होता था, उस विदेश दौरे में भी राहुल गांधी का इन्वॉल्वमेंट जिन लोगों से होता था, वो लोग कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे, वो लोग भी OCCRP जॉर्ज सोरोस के लोग थे। वो सब हमने तथ्यात्मक रूप से डॉक्यूमेंटेशन किया, तब जाके हमने ये खुलासे किए। एक उदाहरण है सलील शेट्टी। ये सलील शेट्टी वाइस प्रेसिडेंट है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जो जॉर्ज सोरोस का है, जो फंडिंग करती है OCCRP का। अब जब ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला राहुल गांधी ने, जिसको बहुत बखान करते हैं, जैसे पता नहीं कौन सा महान काम कर दिया, इससे पहले तो भारत जुड़ा ही नहीं था, इन्होंने ही जोड़ दिया। तो इस भारत जोड़ो यात्रा के समय ये सलील शेट्टी राहुल गांधी को अकम्पनी कर रहे थे। फोटो भी आई मेरे पास, मैं लेके भी आया हूँ, आपको दिखाया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सोशल मीडिया में भी चला, कई अखबारों में भी छपा। क्या कारण था? व्हाट वाज द रीज़न? ये सलील शेट्टी जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का आदमी है, उसका वाइस प्रेसिडेंट है, वो भारत जोड़ो यात्रा में क्यों चल रहा है? वो OCCRP को फंड कर रहा है, वो यहाँ भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा है। हो सकता है उसको राहुल गांधी के नेतृत्व में भरोसा हो, तो है ना, वो चाहते ही हैं कि राहुल गांधी का नेतृत्व आ जाए, रजीम चेंज ही चाहते हैं, और तभी ये सब सारा कुछ, दे आर कुकिंग अप ऑल दी स्टोरीज बिकॉज दे वांट रजीम चेंज, तभी वो यहाँ आए हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के एक रिपोर्टर है, एक जर्नलिस्ट हैं अंसारी। तो ये जो अंसारी रिपोर्टर है, जिसकी फोटो मैं भी मैं दिखाना भी चाहूँगा, मैं लेके भी आया हूँ, और क्योंकि ये फ़ोटोज़ इतनी फेमस हुई थी, उनका पूरा नाम है, मैं आपको नाम भी बताता हूँ, मुशफिकुल फजल अंसारी। और मुशफिकुल फजल अंसारी के ये फ़ोटोज़ आप देखिए, क्योंकि ये इतने सोशल मीडिया में फेमस हुए थे। ये देखिए, ये है मुशफिकुल फजल अंसारी। एक सेल्फी भी उनकी आई थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और ये मुशफिकुल फजल अंसारी जो है, यह व्यक्ति बांग्लादेश का जर्नलिस्ट है। ये देखिए आप, जो सेल्फी बता रहा था, ये दोनों ने कितने प्रगाढ़ तरीके से सेल्फी भी लिया हुआ है। यह मुशफिकुल जो है, ये बांग्लादेश का रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है। ये OCCRP के लिए काम करते हैं, बाकायदा एम्प्लॉयड हैं, और ये लगातार कई वर्षों से भारतवर्ष के खिलाफ लिखते आए हैं। हिज स्टैंड इज ऑलवेज एंटी इंडिया। उसके साथ इस प्रकार इंटीमेट बैठक में, जहाँ केवल 8-9 लोग हों, वहाँ खुद ये मौजूद है, राहुल गांधी और मुशफिकल।
तो क्या इसका मतलब निकाला जाए? और ये जो मैं आपको बता रहा था सलील सेट्टी, ये सलील सेट्टी भारत जोड़ो आंदोलन में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार दोनों साथ में हैं, सलील सेट्टी। और सलील सेट्टी उनके वेबसाइट से हमने निकाला कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के, आप देख सकते हैं सलील सेट्टी जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट है और यहाँ पर उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी है। केवल इतना ही नहीं, एक आनंद मांगनाले करके व्यक्ति हैं जो भारतवर्ष में उनके पॉइंट्समैन हैं OCCRP के। तो ये आनंद मांगनाले ने कांग्रेस पार्टी के लिए भी फंड रेज किया था और यह वह व्यक्ति है जिस पे केस भी हुआ, जिसने शरजील इमाम को, ये जो दिल्ली में दंगे हुए थे नॉर्थ ईस्ट में दिल्ली में, तो उसके लिए चाइनीज़ मनी दिलवाया था। चाइना के रूट से पैसा उसने शरजील इमाम को दिलाया था। तो ये OCCRP के जो कर्मचारी हैं, ये आनंद भी OCCRP का आदमी है, कांग्रेस के लिए फंड रेज कर रहा है, शरजील इमाम के लिए पैसे जमा करवा रहा है, चाइना से पैसे ला रहा है, तो आप इसको क्या कहेंगे? ये देश के हित में काम कर रहे थे। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है। समित भाई, इसमें जो लोगों के मन में प्रश्न आएगा वो आपको उसका जवाब देना चाहिए कि भाई हालांकि कांग्रेस पार्टी तो जवाब कायदे से देती भी नहीं, वो तो ये कह रही है कि भाई बीजेपी की ये हैसियत नहीं है कि वो राहुल गांधी पे इस तरह के आरोप लगाए। और प्रियंका वाड्रा ने आज कहा कि भाई आपने तो नेहरू को भी देशद्रोही और गद्दार कह दिया, आपने इंदिरा को भी कह दिया, तो राहुल को कह दिया, तो क्या बड़ी बात है। तो वो तो कायदे से फैक्चुअल जवाब नहीं दे रहे, लेकिन लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि भाई ये कोई बैंड संस्था नहीं है, ये लोग खुले में घूम रहे हैं, तो फिर आप राहुल गांधी पर कोई एक्शन भी नहीं ले पाएंगे, इनको देशद्रोही आप कैसे कह पाएंगे? देखिए, पहली बात तो है, जहाँ तक आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के, आपने इन द सेंस आपने कोट किया कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की तो ये औकात भी नहीं है कि राहुल गांधी के ऊपर प्रश्न उठाए। यही तो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है। ये गांधी परिवार के लोगों को और उनके जो आसपास जो रहते हैं, उनको लगता है कि इस देश में किसी की औकात नहीं है। आप सोचिए, अगर देश में जो सरकार में बैठी पार्टी है उसकी औकात नहीं है, 18-19 राज्य में जिनकी डायरेक्टली या तो सरकार चल रही है या तो फिर NDA के रूप में सरकार चल रही है, उनकी औकात नहीं है, सवाल हम नहीं पूछ सकते हैं, तो फिर आप कौन है? फिर वो जो बूढ़ी माँ बैठी हुई है गांव में, वो कौन है? वो जवान जो है कैमरे के पीछे जो हमें आज रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसकी औकात क्या है? जब सरकार की ही औकात नहीं है, तो एक कॉमन सिटीजन की औकात को आप सोचिए कांग्रेस कहाँ रखती है? नहीं है। सच में ये आज बौखलाए क्यों हुए हैं? ये बौखलाए हुए हैं क्योंकि इनको लगता था कि ये देश इनकी बपौती है, इनके दादा परदादा दादी, इनकी माँ, इनके पिताजी यही देश चलाएंगे और किसी का अधिकार नहीं है देश चलाने का। ये मोदी जी आ गए, और आ गए तो आ गए, 3 बार आ गए, और हर बार उनका रूप और बढ़ते जा रहा है। देश हित में जिस प्रकार वो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार उनकी मेहनत है, उसको देखकर उनको लग रहा है कि अब तो नहीं होगा। तो ये बौखलाहट है। जब ये जो शब्दों का प्रयोग होता है ना, इनकी औकात ही नहीं है। ठीक है, हम गरीब हैं, साधारण परिवार से आके राजनीति कर रहे हैं, आप बताइए, औकात नहीं है, जनता दिखाएगी कि इसकी औकात क्या है, वो जनता के ऊपर छोड़ दिया जाए। दूसरा विषय है कि अगर इतने प्रूफ हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? किसने कहा कार्यवाही नहीं हो रही? आप देखिए, इसमें मैं आपको अभी एक आर्टिकल दिखाऊंगा जो कि 2022 में, ये आर्टिकल है 2022 में इसी OCCRP ने छापा था। क्या आर्टिकल है? ग्राफ्ट एक्यूजेशन अगेंस्ट इंडियन ऑपोजिशन लीडर स्पार्क्स प्रोटेस्ट नेशन वाइड। इनको ये पहले से पता था कि नेशनल हेराल्ड के केस में ये केस आगे बढ़ रहा है। तो जब राहुल गांधी के ऊपर हमारा आक्षेप हुआ, तो एंटीसिपेटरी बेल लेके OCCRP राहुल गांधी के बचाव में उतर पड़ी और एक आर्टिकल छाप दिया कि अगर राहुल गांधी, ये सारा कुछ पॉलिटिकल है, ये इसमें कोई तथ्य, वो सुप्रीम कोर्ट भी बन गई, वो जज भी बन गई, और वो ये सब कुछ पॉलिटिकल है और नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहा है। नेशन वाइड प्रोटेस्ट, कौन सा प्रोटेस्ट हो रहा था नेशन वाइड? बल्कि तो नेशन वाइड लोग बोल रहे थे कि कब अंदर जाएंगे। तो इनका प्रोटेस्ट कौन कर रहा था कि तो ईडी ने इनसे पूछताछ की,
आपने देखा कुछ घंटों तक पूछताछ हुई, ये थरथरा गए। इनको लगा कि इनकी औकात की ईडी हमसे पूछताछ करे, प्रथम परिवार से पूछताछ करे। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई गुस्सा रख के यहाँ पे सरकार काम नहीं करती है, तरीका होता है। हमने तो जेल में नहीं ढकेल दिया। आप जो कहते हैं कि ये डिक्टेटोरियल राज है, ये तो बिल्कुल दबंगताई के साथ चल रहा है, ऐसा तो कोई काम नहीं किया। पर लोग वही कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर गद्दार हैं तो जेल में क्यों नहीं डालते? नहीं, प्रोसेस है, कहीं भी डालने का या कुछ भी करने का एक प्रोसेस होता है। यानी आप कह रहे हैं राहुल गांधी एक दिन जेल जाएंगे? देखिए, मैं कौन हूँ? जेल भेजना मेरा काम नहीं है। जेल भेजना कोर्ट का काम है। मेरा काम है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ जो देश का हित चाहता है। देश के हित में ये डॉक्यूमेंट्स आए हैं, उसको लेकर जनता के दरबार में रखना, पार्लियामेंट में उस पर चर्चा करना, लोगों के नज़र को खोलना कि देखो ये सच्चाई है, और उसके बाद आगे बढ़ना। देखिए, बहुत उपाय हैं, एफआईआर होंगी, पीआईएल होंगे, ये सब टूल्स हैं जो हमारे देश में अवेलेबल हैं। आपको क्या लगता है लोग चुप बैठेंगे? नहीं, लोग आगे बढ़ेंगे। हमने हमेशा इन सब केसेस को एक कंक्लूडिंग एंड तक पहुंचाया है। जितने भी करप्शन केसेस पहले चले, चाहे वो सीडब्ल्यूजी के हों, चाहे कोल स्कैम हो, उनमें से बहुत कुछ अभी तक भी उनका एक फ्रैक्शन चल रहा है। अभी तक भी कुछ ना कुछ, मैं कोल का पढ़ रहा था, अभी तक भी उसका एक पोर्शन चल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से इस सब में भारतीय जनता पार्टी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, फिर पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन हुआ, धीरे धीरे केसेस आगे बढ़े, और उसके बाद ये विषय ये फिक्स होते हैं, ये कोर्ट में जाते हैं। और आज भी जब मैं कह रहा हूँ कि ये देशद्रोह है और ये जो मुद्दे हैं ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं, तो स्वाभाविक है इन गंभीर मुद्दों पर हम चर्चा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो भी उसके ऊपर बताएं पार्लियामेंट में, हम सवाल पूछे। तो जरूरी नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं वही सत्य हो, इसलिए पार्लियामेंट के पटल पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए ना। जैसे आज आप और हम सामने बैठे हैं, माइक लगी हुई है, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, तो वैसे ही वहाँ भी हम जो पूछेंगे सवाल, आप जवाब दीजिए। हम पूछेंगे कि आप उज्बेकिस्तान गए थे कि नहीं पिछले साल? उज्बेकिस्तान उस समय क्यों गए थे जब चुनाव एकदम सर के ऊपर था? क्या आवश्यकता पड़ी आप रातों रात उज्बेकिस्तान गए? क्या सच्चाई नहीं है कि वहाँ मिस पावर है, शी यूज्ड टू हेड वन ऑफ द बॉडीज ऑफ यूएस, तो वो सोरोस के संस्था से भी कनेक्टेड है, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी फंडिंग किया है OCCRP को, वो भी उस समय वहीं पर थी। तो जेन पावर, तो क्या ये मियर कोइंसिडेंस था कि उसी समय आप उज्बेकिस्तान गए और वो भी वहाँ पर थी? क्यों? तो आप सोचिए किस प्रकार से, मतलब मेरे पास तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, धीरे धीरे मैं आपके पॉडकास्ट में दिखाते जाऊंगा ताकि इसका कंजम्पशन भी धीरे धीरे लोग करें, एक साथ सब बता देने से नहीं हो पाएगा। तो ये हम डिबेट और डिस्कशन चाहते हैं, यही तो एक लोकतंत्र की सुंदरता है। यानी आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी बीच चुनाव में OCCRP से या उनको फंड करने वाले लोगों से मिलने के लिए उज्बेकिस्तान गए थे? देखिए, एक बार नहीं हुआ है। आप इस सीरीज़ बनाइए, मैं डॉक्यूमेंट लाया हूँ, आपको बता दूंगा कि राहुल गांधी अचानक कब जब उनकी पार्टी क्राइसिस में हो तब भी वो गायब हो जाते थे कभी कभी। जैसे बताइए। पंजाब चुनाव के समय तो उनकी रैली लगी हुई थी, वो गायब हो गए। कहाँ गए? इनको सब रद्द करना पड़ा रैली। ठीक उसी प्रकार आप याद करिए, उनके पार्टी का 138 या 139 फाउंडेशन ईयर था, राहुल गांधी नहीं थे, एक रात पहले चले गए। कहाँ? पार्टी वाले भी, US, UK, ये इटली, ये पूरी लिस्ट बनी हुई, SPG तक नहीं लेके जाते थे अपने। ये विषय तो माननीय उस समय के माननीय रक्षा मंत्री, मतलब ये पहले का विषय है, अभी भी रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ जी, उस समय भी रक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस विषय को उठाया था कि राहुल गांधी SPG लेकर नहीं जाते। SPG लेकर ही नहीं जाते हैं, SPG लेकर नहीं जाते हैं। और ये एक SPG एक्ट के अंतर्गत भी मैंडेटरी है कि जो SPG कवर लेता है उसको इन्फॉर्म भी करना है और SPG को लेके भी जाना है अपने साथ। तो वो SPG लेकर नहीं जाते थे, SPG को इन्फॉर्म तक नहीं करते थे, गायब हो जाते थे। तो ये क्या ऐसा चक्कर चलता था उनका जो बिना SPG के वो जाते थे? मैं कुछ आपको तो दिखाना आवश्यक है जिससे कि आप भी जाने कि आखिर वो जाते कहाँ थे। हाँ, ये अभी लोगों के मन में भी प्रश्न आ रहा होगा। नहीं, मैं बहुत कुछ, क्योंकि सारी बातें जो है ना यहाँ पे एक झटके में याद भी नहीं रहती है,
इतना सारा कुछ राहुल गांधी ने किया हुआ है, तो मुझे लगता है धीरे धीरे मैं करके खुलासा करता हूँ। मैं पूरा एक आर्टिकल लेके आया हूँ कि राहुल गांधी कहाँ कहाँ, ये देखिए, राहुल गांधी रिटर्न्स फ्रॉम मिस्टीरियस ट्रिप टू उज्बेकिस्तान, लिस्ट ऑफ हिज सीक्रेट फॉरेन ट्रिप्स, पूरा लिस्ट है इसमें, अच्छा, पूरा लिस्ट है फोटोज के साथ। बताते जाइए थोड़ा। आपको मैं एक एक करके दिखाता हूँ। एक मज़ेदार चीज़ देखिए, राहुल गांधी गए थे, आपको याद होगा, हडसन इंस्टीट्यूट, यूएस में हडसन इंस्टीट्यूट में गए थे। तो हडसन इंस्टीट्यूट में ये पर ट्वीट भी है, तो हडसन इंस्टीट्यूट का ही ट्वीट है। तो हडसन इंस्टीट्यूट में वो जिसके साथ बैठे हुए हैं, उन महिला का नाम है सुनीता जी, सुनीता विश्वनाथ। जो सुनीता विश्वनाथ है वो एक संस्था चलाती है। कितना इंटरेस्टिंग है, मैं धीरे से बोलता हूँ ताकि आराम आराम से लोग समझ सके। तो ये सुनीता विश्वनाथ के साथ हडसन इंस्टीट्यूट में राहुल गांधी बैठे हैं। ये सुनीता विश्वनाथ जो है, ये को फाउंडर है, एक इंस्टीट्यूट है HFHR, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स। और यहाँ डिस्कस होता है कि क्या हो गया है इंडिया में, तो बड़ा ह्यूमन राइट्स का हाल ख़राब है, मतलब हमारे मुसलमानों के ऊपर तो हिंदू बड़े एट्रोसिटी कर रहे हैं, ये बड़ा ही हाल ख़राब है, यही डिस्कशन हुआ। और इसको फाउंड कौन किया, ये तो को फाउंडर है, मगर किस मदर ऑर्गेनाइजेशन ने ये हिंदूज़ फॉर ह्यूमन राइट्स बनाया है, ये आप सुनिए। मदर ऑर्गेनाइजेशन इसकी, जो हिंदूज़ फॉर ह्यूमन राइट्स है, इसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है ये जो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, इन्होंने इसे बनाया है। और ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइनॉरिटीज़ ऑफ इंडिया, OFMI और IAMC, इन्होंने इसे बनाया है हिंदूज़ फॉर ह्यूमन राइट्स। आप देखिए कैसे कामोफ्लाज किया हुआ है, ये चलाते हैं। और सुनीता विश्वनाथ वो महिला है जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ पेटिशन साइन किया था। कौन सा वाला? आप याद है कि वीज़ा नहीं मिलना चाहिए मोदी जी को अमेरिका आने के लिए, तो कई लोगों ने साइन किया था, उसमें से वो एक थी। ये पुराना है देखिए ये सब बहुत पुराना इंग्रेंड चल रहा है। तो सुनीता विश्वनाथ वो है। सुनीता विश्वनाथ एक और संस्था चलाती है, ये मल्टीपल संस्था चलती है, लाटियंस दली का एक तरीका होता है। तो एक और संस्था चलाती है जिसका नाम है वुमेन फॉर अफगान वुमेन, मतलब अफगानिस्तान में महिलाओं के ऊपर किस प्रकार से एट्रोसिटी होता है उसके लिए महिलाएं काम करें, वुमेन फॉर अफगान वुमेन। और इसका पूरा फंडिंग जॉर्ज सोरोस करते हैं। तो वुमेन फॉर अफगान वुमेन का पूरा फंडिंग जॉर्ज सोरोस करते हैं, उसको हेड करती हैं सुनीता विश्वनाथ। हडसन इंस्टीट्यूट में जो कार्यक्रम हुआ अमेरिका में, जिसमें राहुल गांधी थे और ट्वीट मैंने आपको दिखाया, उसमें सुनीता विश्वनाथ बैठी थी। सुनीता विश्वनाथ इज फंडेड बाय जॉर्ज सोरोस। अब देखिए किस प्रकार से तार कहाँ कहाँ कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। और हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स बनाया है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने, ये बनाया हुआ है। कहानी समित भाई, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल लोगों के मन में जरूर आ रहा होगा, ये जॉर्ज सोरोस को नरेंद्र मोदी से दिक्कत क्या है? क्यों वो खुले में कहता है कि जो ये सरकार हटा दे मैं उसको पैसे दूंगा, मैं पूरे पैसे लगाऊंगा कि नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाए? जॉर्ज सोरोस मतलब सब छोड़ छाड़ के नरेंद्र मोदी के पीछे क्यों पड़ा है? देखिए एक बात आपको समझनी होगी, अगर आप सशक्त हो जाएंगे तो कोई और कमज़ोर होगा ना। आप सपोज करिए कि आज आप अपने मोहल्ले में बहुत कमज़ोर हैं, तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि देखो भाई मैं तो बीमार हूँ, मेरी घर की सुरक्षा तुम करना, तुम देख लेना कैसा होगा, उसके बदले में मैं तुम्हें ये दूंगा। तो आप किसी के ऊपर आश्रित रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। अगर आप सशक्त हो जाएंगे तो दूसरे बाध्य होंगे आपके ऊपर डिपेंडेंट होने के लिए। वो कभी कोई दूसरा नहीं चाहता है कि आप सशक्त हो जाएं, वो चाहते हैं कि मैं ही मुखिया रहूं और बाकी सब मेरे ऊपर ही आश्रित रहें। ये वर्ल्ड ऑर्डर है। तो स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उनका एक ही सपना रहा है, आत्मनिर्भर भारत। हर फील्ड में भारत आगे बढ़े, हर फील्ड में। देखिए मैं तो कभी कभी बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि प्रधानमंत्री बनने से पहले ही वो हिसाब किताब करके आए थे कि क्या क्या काम पहले करना है। जब उन्होंने कहा कि मुझे इतने करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट खोलना है, उस समय तो लोग हंस रहे थे, क्या जीरो बैलेंस अकाउंट से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा।
बड़े बड़े लोग भी हंस रहे थे कि क्या हो जाएगा ये जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने से, मगर मोदी जी लगे हुए थे नहीं, खोलना ही है। 55 करोड़ लोगों का अकाउंट खोल दिया, 55 करोड़ लोगों का अकाउंट खोल दिया। मतलब सोचिए, बड़े बड़े देश का पॉपुलेशन नहीं होता उतना अकाउंट खुल गए। फिर ये जैम ट्रिनिटी आया, सब कुछ डीबीटी के माध्यम से होने लगा। तो ये जो पिल्फरेज होता था, पैसा आप दलाल के पास जाता था, वो लोगों के पास पहुंचने लगा। और जब कोरोना हुआ उस समय सबने महसूस किया, भाई साहब अगर ये अकाउंट नहीं होता तो हम पैसा लेते कहां से। सबके पास जो पैसा पहुंच गया डायरेक्टली, उस समय लोग जाके अपने अकाउंट से पैसे निकाल के आ गए। आप सोचिए ये चीजें कितना, इट नीड्स अ फार साइट। तो उसमें एक कमाल की चीज और जोड़ दूं इससे पहले आप आगे बढ़े। आज ही एक घटना हुई कि संसद में नोटों की गड्डी निकल गई। हाँ। और वो निकली उस सीट पे जहां अभिषेक मनु सिंह भी बैठते हैं। अब उन्होंने, जगदीप धनखड़ ने नहीं कहा उनका पैसा, उन्होंने कहा जांच करेंगे किसका पैसा है। अभिषेक मनु सिंह ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, जो मैंने सुना तो मैं पढ़ा तो मुझे हंसी आई। उन्होंने कहा कि मैं तो 500 रुपया लेके घर से चला था और कहाँ से इसकी बात हो रही है। आप सोचिए, जिस पार्टी के लोगों ने भयंकर मजाक उड़ाया कि इस देश में यूपीआई चलेगा, मोदी जी क्या सोच रहे हैं। चिदम्बरम साहब बहुत बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने खड़े होकर कहा कि क्या सब्जी वाला जो है वो यूपीआई करेगा, कहां से उसके पास मशीन आएगी, पूरा हंगामा हुआ। आज उसी पार्टी के लोग जो हैं, उनसे जुड़े हुए रहे हुए लोग जो हैं, वो 500 रुपया लेके घर से चलते हैं क्योंकि उनको पता है मेरा सारा काम यूपीआई से हो जाएगा। और जब वो ये कह रहे हैं कि मैं 500 लेके चलाऊंगा, तो ये दुनिया विश्वास करेगी, भारत विश्वास करेगा, क्योंकि सब घर से बिना पैसे निकलते हैं। मैं तो पता नहीं लास्ट कब नोट लेके निकला था। देखिए, इसी को दूरदर्शिता कहते हैं। चिदम्बरम साहब ने जो कहा था, मैंने भी अपने अभी बैंकिंग अमेंडमेंट बिल जो आया 2024 का अमेंडमेंट बिल अभी आया था 2 दिन पहले, तो मैंने भी अपने भाषण में कहा, क्योंकि नाम नहीं ले सकते हैं चिदम्बरम जी को, मैं कार्ती जी की तरफ देखते हुए कह दिया ताकि उसी से ही खबर चली जाए कि इसी सदन में उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा था कि ये संभव नहीं है कि सब्जी वाला, पटरी वाला, रेडी वाला, ठेला वाला ये क्या डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे। इन्होंने इस देश के लोगों को समझा ही नहीं। हमें लगता है कि इस देश के लोग बेवकूफ हैं, ऐसा नहीं है। एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, इस देश के लोग एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है। उनको मौका मिले, उनको बस मौका मिले, आप देखिए क्या कर सकते हैं। मतलब मैं तो मुझे एक वाकया याद आता है, मुझे लगता है इससे कनेक्टेड नहीं है मगर फिर भी बताना चाहिए। मैंने पहली नौकरी अपनी मेडिकल की थी, गांव में की थी। बहुत दूर दराज का गाँव उड़ीसा में, कोरापुट में था। तो मैं पहुंचा वहाँ पे, ये 96 की बात है, जो रूरल पोस्टिंग होती है। तो मैं पहुंचा वहाँ पे, वहाँ पहुंचा तो मैं देखा कि एक फॉरेनर उस गाँव में उतर रहा है उसी बस से। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये इतने रिमोट एरिया में क्यों आए हैं। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा मैं डेनमार्क का हूँ और मैं एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए सब जगह साइकिल से जा रहा हूँ, तो यहाँ भी मैं साइकिल से घूमूंगा। तो वहाँ एक ही होटल थी छोटी सी, वहाँ वो भी रुके, हम भी रुके। 96 में कोई मोबाइल नहीं होता था, तो उन्होंने एक पूरा बैकपैक में खाली फ़ोटोज़ ही थे उनके पास, तो पूरे विश्व के फ़ोटोज़ दिखाई। एक मौका था मेरे लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस दैट यू फाइंड बिटवीन इंडिया एंड द अदर कंट्रीज़। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों में लोग एक विषय के बारे में सब कुछ जानते हैं, बाकी विषयों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, मगर इंडिया में मैंने देखा कि हर व्यक्ति हर विषय में कुछ ना कुछ तो जरूर ही जानता है। बोला कि मैं रिक्शा में भी ट्रैवल किया यहाँ पे, तो वो आपको थोड़ा सा हेल्थ का टिप भी दे देगा, वो थोड़ा सा आपको टैक्स के बारे में, थोड़ा क्रिकेट के बारे में भी बता देगा, तो अध्यात्म के बारे में भी थोड़ा बता देगा। तो जो भारत का नागरिक है ना, वो बहुत समझदार होता है। आप उसको मौका दीजिए, वो आप जितना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे उससे 2 कदम आगे चल के दिखाएगा। तो यूपीआई को अपना लिया, तो आज भारत सशक्त होने लगा, आत्मनिर्भर होने लगा। तो बहुत लोगों के पेट में दर्द है इस बात को लेकर कि अगर हमारी इकोनॉमी इतनी सशक्त हो जाएगी, हम इतने आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर जॉर्ज सोरोस का क्या होगा, उसकी कंपनी का क्या होगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जो मल्टी मिलियनर्स हैं, जिनको चाहिए कि पूरे ग्लोबल ऑर्डर में मैं ही नंबर 1 रहूँ, कोई नंबर 1 और नहीं आए, तो स्वाभाविक रूप से वो लोग, उनमें भी कंपटीशन है ना, तो उनका कंपटीशन आज के ज़माने में ऐसे ही होता है कि किस प्रकार से हम एक ऐसे रिपोर्ट निकाल के लाए ताकि भारत के जो मार्केट है उसके ऊपर अटैक हो सके, जिसको टैंकिंग दी
मार्केट कहते हैं कि हम शेयर बाजार को गिरा दें। आजकल तो कोई मतलब राजा के महल को गिराने की आवश्यकता नहीं है ना, कि तोप चलाओ और राजा के महल को गिरा दो। शेयर मार्केट को गिरा दो। शेयर मार्केट गिर जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो आप देखिए लगातार ये OCCRP अपने रिपोर्ट्स के माध्यम से ये चेष्टा करती रही, जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी का जो पूरा तिगड़म था कि कैसे बार बार इंडिया के शेयर मार्केट के ऊपर प्रहार किया जाए, प्रहार करके शेयर मार्केट को गिराया जाए। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जो शेयर मार्केट में निवेश करने वाला व्यक्ति है वो एक साधारण व्यक्ति होता है। भारत के आज कई साधारण परिवार के लोग लगभग करोड़ों में उन्होंने अपने छोटे छोटे पूंजी को शेयर मार्केट में लगाया है। एक बार मार्केट गिरती है राहुल गांधी के कारण तो उनके दिल से आह निकलती है। यह अभिशाप राहुल गांधी को ही लगता है कि तुम्हारे कारण मेरा हार्ड अर्न्ड मनी ये डूबा है। तो स्वाभाविक है ये जॉर्ज सोरोस को यही मिलता है। तो इसका मतलब समित भाई आप कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस, OCCRP और बाकी का राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से आप कनेक्शन आज बता रहे हैं, लेकिन फिर तो सवाल उठेगा कि इसका मतलब ये पुराना कनेक्शन है, क्योंकि अगर जॉर्ज सोरोस को मोदी के आने के बाद नुकसान होने लगा तो पहले इसका मतलब फायदा होता होगा, तभी उसको वो सरकारें पसंद आ रही थी। उन्होंने मोदी को हटाने का प्रयास करके किसी और को लाना चाहते हैं, तो यानी उस व्यक्ति से फायदा हो रहा होगा, उस पार्टी से फायदा हो रहा होगा। नहीं, आप फायदा तो हो ही रहा था, क्यों फायदा नहीं हो रहा था? आप देखिए कश्मीर के इशू को क्या अगर रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती तो क्या रिजॉल्व नहीं होता? आर्टिकल 370 हटा दिया ना हमने, क्या हो गया? खून की नदियां बहेंगी, फलाना हो जाएगा, हुआ तो नहीं। पत्थरबाजी हर दिन होता था, मतलब ऐसा कोई डिबेट नहीं था, हर 4 दिन के बाद पत्थरबाजी के ऊपर एक डिबेट होती थी। वो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खुश हैं। एक भी घटना मुझे तो पत्थरबाजी की इट वाज अ परमानेंट फिक्स, टीवी ऑन करो तो पत्थरबाजी चल रही है। तो क्यों हम रिजॉल्व नहीं कर रहे थे? ये नासूर पलने क्यों दे रहे थे? मतलब एक फेस्टरिंग वूंड कि एक पार्ट में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ चलता रहेगा, वहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा, वहाँ बकरवाल जो है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वहाँ के जो वाल्मीकि है वो पढ़ नहीं पाएंगे, वो वोट नहीं दे पाएंगे। क्यों इसको रिजॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा था? क्योंकि प्रेशर था ऊपर से कि इसको रिजॉल्व नहीं करना है। तो आप हर चीज़ में देखिए, मंदिर का इशू, अयोध्या मंदिर का इशू, ये रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा था? ये आपने सब कुछ को हैंगिंग करके रखा हुआ था, सब कुछ को लटका के रखा हुआ था। हमारी अर्थव्यवस्था 11वें पोजीशन पे क्यों थी? अगर मोदी जी के आने के पश्चात ये 11वें पोजीशन से बढ़ते 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 अभी हम 4थे नंबर पर हैं और बहुत जल्दी ही 3रे नंबर पे आ जाएंगे। अगर पहले से ही ये हो जाता तो हम आज 2रे नंबर या 1 नंबर के लिए आगे बढ़ रहे होते। तो आपने ये होने नहीं दिया। और ये कहने में बड़ा आसान होता है किसी पॉडकास्ट में या डिबेट में कि हम 11वें नंबर पे थे या 9वें नंबर पे थे और हम 4थे नंबर के बन गए। उससे करोड़ों खरबों रुपए का ट्रांजैक्शन का किसी देश को नुकसान हो रहा है और किसी देश को प्रॉफिट हो रहा है। मतलब इन मिलियंस एंड ट्रिलियंस हमें प्रॉफिट हो रहा है और मिलियंस एंड ट्रिलियंस में किसी को नुकसान हो रहा है। तो वो भी तो कुछ सोचेंगे ना, वहाँ के बिजनेसमैन भी तो कुछ सोचेंगे ना कि इस देश को पनपने नहीं देना है या इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ने देना है। ये मोदी है तो मुमकिन है, ये सिर्फ एक नारा नहीं है। मतलब आप सोचिए मत कि ये मोदी है तो मुमकिन है, केवल हम एक पॉलिटिकल नारा लगा रहे हैं। ये भारत में मोदी है तो मुमकिन है, उनके लिए मोदी है तो नामुमकिन है कि आप भारत को नीचे नहीं कर पाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मोदी है तो ये सब हो रहा है। अगर ये सब हो रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट के ऊपर आघात है। तो उनके लिए मुझे याद है फाइनेंशियल टाइम्स में एक खबर निकली थी कि एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन को समाप्त कर दो तो मोदी समाप्त हो जाएगा। मैं वो आर्टिकल भी लेके आया हूँ, दिखाइए जरा। तो वो बहुत फेमस है, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो आप बताइए, मतलब इस प्रकार की सोच थी। ये फाइनेंशियल टाइम्स है, डेट भी आप मार्क करिए, 12 नवंबर 2020 को ये आर्टिकल छपा था। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा था कि अडानी एज मोदीज रॉकफेलर है मोदी का। इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय मोदी, डिस्ट्रॉय अडानी। मतलब ये हम ऑर्गेनाइज क्राइम और करप्शन दिखाना ये महत्वपूर्ण, डिस्ट्रॉइंग मोदी। मतलब आप एक एम लेके चलिए कि मोदी को डिस्ट्रॉय कैसे करना है। ये 2020 से चल रहा है कि मोदी को डिस्ट्रॉय करना, चल तो बहुत पहले से रहा है, मगर मोदी को डिस्ट्रॉय करना है।
क्या पूरा प्रयास ये है कि भाई नरेंद्र मोदी तो तब तक नहीं झुक सकते जब तक देश की अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी हुई है, क्योंकि जब तक लोग कमा रहे हैं, खुश हैं, तब तक अराजकता नहीं फैलेगी, सड़क पे लोग नहीं उतरेंगे, तब तक हंगामा नहीं होगा, और वो कमाना खाना सब कुछ तब तक होता रहेगा जब तक अर्थव्यवस्था सेट है। तो अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए जरूरी है क्या कि अंबानी अडानी को हिलाओ, और दोनों को एक साथ हिलाना थोड़ा मुश्किल है, तो पहले अडानी को गिराओ, शेयर बाजार को गिराओ, LIC डूब गई ये फैलाओ, HAL डूब गया ये फैलाओ, आपका SBI डूब गया ये फैलाओ, बैंकिंग सेक्टर डूब गया ये फैलाओ, ताकि एक बार अर्थव्यवस्था गिर गई तो मोदी गिर जाएगा। देखिए, पहले तो ये जो लोग हैं जो खुद कैपिटलिस्ट होते हैं मगर बाहर ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि कैपिटलिज्म ही खराब है, इनका पूरा का पूरा पहले नरेटिव कैपिटलिज्म के विरोध में ही चलता है। ये अपना प्रोजेक्शन ऐसे रखते हैं कि हम एकदम दे ट्राई टू बी सोशलिस्ट्स और सबको हमें सब कुछ कर देना है, इस प्रकार का प्रोजेक्शन रखते हैं। और बाकी ये नाम जो हम बता, देखिए उद्योगपति जो है अगर वो गलत करता है तो उसे भुगतना भी पड़ेगा और उसे कोर्ट में जाके जवाब भी देना पड़ेगा। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम उद्योगपतियों को गलत तरीके से प्रोसिक्यूट ना की जाए इस बात के साथ सहमत है, मगर किसी उद्योगपति के पीछे खड़े होकर उसके बचाव करना ये हमारा काम नहीं है। मगर अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में हमारे प्रधानमंत्री को आप इफ यू ट्राई टू डिस्ट्रॉय हिज रेप्यूटेशन गलत तरीके से झूठ बोल करके फॉल्स फैब्रिकेशन के साथ, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम सत्य को सामने लाएंगे। हमने सत्य रखा कि आप एक एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं। हमारे देश के एक तो मोदी को गिराना है, डिस्ट्रॉय मोदी, दूसरा है हमारे देश के अर्थव्यवस्था को गिराना है, डिस्ट्रॉय द इंडस्ट्रियलिस्ट्स, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को अटैक करो। आप हमारे देश के कल्चर को अटैक करो तो हमारे देश के सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ जो हैं वो अपने आप गिर जाएंगे। तो हर बात पे आप सनातन पे जो आक्रमण, ये इतने जो बयान सनातन के खिलाफ राहुल गांधी जी ने दिया, और मैं तो जहाँ तक मैं सही हूँ एक बार तो बता ही दिया मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कि सनातन को ख़त्म ही करना है, हम ख़त्म कर देंगे, ऐसा ही कुछ था उनके स्पीच में भी। एक बार मुंह से निकल भी जाता है कई बार सच्चाई। तो सनातन के खिलाफ ये जो अटैक था, राहुल गांधी ने भी अटैक किया, तो ये सब कुछ मैन्युफैक्चर्ड था, ये सब कुछ ट्यूटर्ड था कि देश के सिविलाइजेशनल अटैक करना है, देश के ऊपर हमें कल्चरल अटैक करना है, देश के ऊपर हमें आर्थिक अटैक करना है, देश के ऊपर नेतृत्व, अगर नेतृत्व ही हट जाएगा तो ये सब अपने आप ही हट जाएंगे। पर वो तो यही कहते हैं ना कि आप अडानी को बचाने के लिए राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कहाँ कोई किसी को बचा रहा है। आपके पास तथ्य तो ऐसे होते हैं ना, तथ्य तो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके पास तथ्य हैं, आपके पास सब कुछ है। हु हैज स्टॉप्ड यू फ्रॉम मूविंग द कोर्ट? अरे आपके लिए तो कोर्ट 12 बजे भी खुल जाती है ना, खुला है लोगों के लिए, तो 12 बजे भी खुले हैं कोर्ट। अभिषेक मनु सिंघवी जी जिनके बारे में आप बोल रहे हैं वो बोलेंगे तो खुल ही जाएगा कोर्ट, सुनेंगे। ये अच्छा, खुलना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। आप बिल्कुल जाइए, कल जाइए कोर्ट में केस करिए, कर भी रहे हैं। पेगासस को लेकर आप कोर्ट में गए थे, कितना आपने खरी खोटी सुनाई मोदी जी को पेगासस को लेकर, कितनी गंदी गंदी बातें की आपने। राफेल भी लेके गए थे। नहीं, राफेल को लेकर गए थे, पेगासस को लेकर गए थे, सबका नतीजा क्या निकला? किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया था। आज हमने उनको देशद्रोही कह दिया, तिलमिला गए हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जी को लठ से पिटाई होगी, जनता पीटेगी। और मोदी जी के बड़प्पन को देखिए, मोदी जी ने कहा था कोई बात नहीं, मैं योगा सूर्य नमस्कार 7 बार और बढ़ा दूंगा ताकि मेरा पीठ थोड़ा मजबूत हो जाए, लठ खा लेंगे। ये होता है लीडरशिप। आपको याद होगा, कहा था उन्होंने, लाठी किसी रैली में कहा था। नहीं, रैली में नहीं कहा था, पार्लियामेंट में ही कहा था। अच्छा, या रैली में कहा था? मुझे ध्यान है रैली में कहा था, कहीं भी कहा था, मगर ये कहा था कि हाँ लाठी से पिटाई होगी। हाँ, ये तो थे कि पब्लिक लाठी से पिटाई होगी मोदी जी को। तो मोदी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा सूर्य नमस्कार और बढ़ा लूंगा। पर पब्लिक यही कहती है कि आप लोग ना ठीक से हैंडल नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, खुल के कह देता है भाई कि मैं डीप स्टेट को खत्म कर दूंगा। मोदी जी क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? आपको लगता है कि मोदी जी डीप स्टेट को खत्म नहीं कर रहे हैं? खत्म करने का एक डेमोक्रेटिक तरीका होता है। डेमोक्रेटिक तरीके से मोदी जी, आप देखिए आर्टिकल 370 हट सकता क्या? जितनी ताकतें आर्टिकल 370 को रखने के लिए लगी हुई थी, अगर सही तरीके से ये हैंडल नहीं होता तो क्या ये हट सकता था? पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, तिलमिला गया पाकिस्तान, मगर इतना बड़ा आक्रमण हो गया वो बोल भी नहीं पाया।
कोई बोल रहा कौवा मरा, कोई बोला पेड़ गिर गया, जानते सब है क्या हुआ, और विश्व ने भी इसको सराहा। ऐसे ही हो जाता है क्या? कितनी बड़ी डीप स्टेट इंडिया में लगी हुई है कि ये, आप याद करिए, कॉटेज इंडस्ट्री होती थी पाकिस्तान वाली, कॉटेज इंडस्ट्री, जो भाईचारा, पाकिस्तान, ये सब चलता रहता था, वो पूरे कॉटेज इंडस्ट्री को बंद कर दिया। कहाँ है वो कॉटेज इंडस्ट्री अब? नहीं तो हर दिन वो एक फाई कॉन्फ्रेंस, उनका एक सेमिनार, फाई सेमिनार होता था जिसमें बड़े बड़े लोग जाते थे, उनके आते थे, और कोई भी राष्ट्राध्यक्ष बाहर से आता था, अगर वो गलती से इंडिया आ रहा है तो जरूर पाकिस्तान जाना होता था, क्योंकि वो इक्वेशन बराबर करना है। और कोई इंडिया आ रहा है तो इंडिया में आके पहले वो कश्मीर के सेपरेटिस्ट से मिलता था, हुर्रियत वालों से और सेपरेटिस्ट से मिलता था। मतलब आप सोचिए, बहुत कुछ हम भूल गए हैं। मतलब हमारी मेमोरी कितनी छोटी है और कितने क्षणभंगुर है कि हम भूल चुके हैं ये सब बातें। कोई भी आता था, चाहे वो अमेरिका से आए, चाहे वो रशिया से आए, पहले आके सेपरेटिस्ट से मिलते थे। हमारी इज्जत क्या थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से पूछिए साहब, भगवान उनको 100 वर्ष से अधिक की आयु दे, उनसे पूछिए कि जब उनसे मिलने आने से पहले तो हुर्रियत वालों से मिलते थे, उसके बाद उनसे मिलते थे, और वो भी हुर्रियत वालों को मेडल देते थे, अब पता नहीं क्या उनको सम्मान देते थे। अब देखिए कहाँ है वो, उनमें से एक भी नहीं दिख रहा है। तो किसने कहा कि हम नहीं करते हैं? मोदी जी करते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से करते हैं, और उसका बखान नहीं करते हैं। थोड़ी गंदगी ज्यादा है, आपके ना सफाई में समय लग रहा है, लेकिन हो रहा है। देखिए, एक बात हम सबको समझनी होगी कि गड्ढा जितना बड़ा था, 70 वर्षों में जितना बड़ा गड्ढा इस देश के हर सिस्टम में था, उस गड्ढे को आपको पहले भरना होगा, उसके बाद उसके ऊपर एक 100 मंजिल इमारत खड़ा करना होगा। तो ये काम आपको इतना आसान लग रहा है क्या? गड्ढा भरेगा, उसके बाद इमारत खड़ी होगी। गड्ढा भर रहे हैं, लगभग भरने को पट गया है। अब इस देश को आगे बढ़ना है। अगर हम धैर्यच्युत हो जाएंगे, धैर्य नहीं रखेंगे, तो कैसे होगा? और जहाँ तक इन देशद्रोहियों का सवाल है, उनको हम पूरा बिना किसी बैकफुट में आए, फ्रंट फुट के साथ बैटिंग करते हुए एक एक पॉइंट पे हम एक्सपोज करेंगे। मैं तो वहाँ था, मुझे लगता है अब बहुत देर से मैं OCCRP के ऊपर नहीं बोला हूँ। नहीं, ये बिल्कुल खुलासा करना चाहिए कि फॉरेन कंट्री में किन किन से मिलते हैं। मैंने आपको अभी सुनीता विश्वनाथ के बारे में बताया। सुनीता विश्वनाथ के साथ साथ आपको जान के आश्चर्य होगा, और मैं आपको बता दूं कि ये सितंबर 2023 में राहुल गांधी गए थे इटली में इनकी मुलाकात फैबियो मैसिमो कैस्टाल्डो नामक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हुई थी। और ये फैबियो मैसिमो कैस्टाल्डो जो हैं, ये इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, कांग्रेस ने खुद ही ट्वीट की है, यहाँ पे मौजूद हैं। ये बहुत क्लोज हैं एक पाकिस्तानी के साथ, और उस पाकिस्तानी का नाम है परवेज़ इकबाल लोज़र। ये परवेज़ इकबाल लोज़र, यह भी बहुत जाना माना व्यक्ति है वहाँ का, इनका खास आदमी है कैस्टाल्डो का, और ये ISI का एजेंट है। ये इटली में ISI का एसेट है, जिसको हम एसेट कहते हैं। ही इज़ द एसेट ऑफ ISI इन इटली, जिससे राहुल गांधी के साथ जिसकी फोटो है। कैस्टाल्डो इज क्लोज टू लोसर, परवेज़, और ये परवेज़ ISI का है, और ये एग्री करते हैं कि हाँ मैं उसका क्लोज हूँ। और इन्होंने कश्मीर को लेकर जिस प्रकार के आर्टिकल्स लिखे हैं भारत के खिलाफ, और EU में बोला है, यूरोपियन यूनियन में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो सारे यहाँ पर हैं। समय की कमी है, वरना मैं एक एक करके बताता। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा ऑन द कश्मीर इश्यू बाय लॉबिंग अगेंस्ट इंडियाज इंटरेस्ट इन यूरोप। पूरे यूरोप में ये दो लोगों ने लॉबिंग किया। उसके साथ राहुल गांधी का मिलना, और मिल के आप देखिए बेशर्मी, फोटो भी कांग्रेस पार्टी ने अपना ऑफिशियल हैंडल से छोड़ा है। जिस चीज़ की फोटो छोड़ी जा रही है, तो पीछे क्या हो रहा होगा आप सोचिए। और तो और आपको याद होगा कि राहुल गांधी हार्वर्ड कैम्ब्रिज में गए थे बोलने के लिए, तो वहाँ उनके पीछे एक पाकिस्तानी खड़ा था, कमल करके, प्रोफेसर कमल। तो ये पाकिस्तानी थे, जिसकी फ़ोटो भी काफ़ी वायरल हुई थी, और मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, इसलिए एक एक करके सब खोलूंगा। तो वहाँ उन्होंने भारत, BJP, मोदी, संघ, हमारे सुप्रीम कोर्ट, सबके विरोध में काफ़ी कहा। और उस पूरे जो प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर था, वो एक पाकिस्तान का व्यक्ति था, प्रोफेसर था, और जिसको पाकिस्तान का वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया है, प्रोफेसर कमल। आप सोच के देखिए,
इस प्रकार से राहुल गांधी बाहर जाके दूसरों से मिलते हैं। और आप देखिए यहाँ पर ये पियरे लार्लो टूरो है, खुद ट्वीट किया है पियरे लार्लो टूरो ने, very happy and honored to welcome Rahul Gandhi to the European Parliament today. He is one of the great figures of Indian democracy and has been fighting for years against the ultra-nationalism of the Modi government. We, the MEPs, member of European Parliament, from 7 different groups, had a very interesting conversation with him. और उसमें ये जो व्यक्ति है, ये जो पियरे है, इन्होंने हमेशा भारत के खिलाफ लिखा है। यूरोपियन यूनियन में इन्होंने हमेशा भारत के खिलाफ कहा है। एक महिला है, इन्होंने भी ट्वीट किया है, ये भी यूरोपियन यूनियन की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उनका नाम है एल्विना अलामेट्सा। एल्विना अलामेट्सा। तो ये एल्विना अलामेट्सा ने हमेशा इन्होंने एडवोकेट किया है कि देयर शुड बी एन इंटरवेंशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया अपने आप को मैनेज नहीं कर सकती है, इसलिए इसमें फॉरेन इंटरवेंशन जरूरी है। और राहुल गांधी उनसे मिल रहे हैं, उनका सपोर्ट सीख कर रहे हैं। हो सकता है राहुल गांधी इतने मासूम हो, बेचारे को पता ही ना हो। इतने मासूम हैं, जिनको कुछ पता नहीं है तो घर में बैठना चाहिए ना। तो फिर वो अपना आराम से क्लब लब जाएं, वहाँ मजे करें, फिर वो देश चलाने की क्यों सोच रहे हैं। जिसको ये पता नहीं है कि देश का दुश्मन कौन है, उसको भी देशद्रोह कहते हैं। ये मासूमियत नहीं होती है। अगर आप दुश्मन के साथ बैठें तो ये मासूमियत नहीं होती, और राहुल गांधी कतई मासूम नहीं है। नहीं, अगर ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि अगर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं तो संबित पात्रा को मेरे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनकी पार्टी एक्सपेक्ट करती है कि एलओपी के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं तो संभल में कुछ भी धारा लगी हो मुझे जाने देना चाहिए। तो फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है या इतने बड़े नेता हैं तो उनको ये सोच के मिलना चाहिए कि मैं किससे मिल रहा हूँ। देखिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्रधानमंत्री, ये सारे पद जनता ने दिए। और इसलिए जब भी, मुझे याद है एक बार किसी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने को कहा कि आप जब से प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने कहा मैं कभी प्रधानमंत्री नहीं बना हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। और जब मैं पेपर पे साइन करता हूँ, मैं एज अ प्रधानमंत्री साइन करता हूँ, मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ। मैं प्रधानमंत्री सुन के मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, प्रधान सेवक या ऐसा कहिए, तो ये एक साइकोलॉजी होती है, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जिसके पास नहीं होता है ना, उसको थोड़ा सा, जब आपको अचानक कह दिया जाएगा कि आप प्रधानमंत्री, तो आप थोड़ा बर्डन्ड फील करते हैं कि बहुत बड़ा भारी शब्द मेरे लिए प्रयोग किया गया है। मगर जिन लोगों के परिवार में इतने प्रधानमंत्री रह चुके हैं कि उनको लगता है कि दिस पोस्ट बिलोंग्स टू माई फैमिली, ये मेरे ही बाउंड्री वॉल के अंदर ये पोस्ट रहना चाहिए, ये सब तो हमारे अंडर में थे कभी, ये कैसे, क्या हो रहा है। तो उनको लगता है कि हमारे खिलाफ कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। बोल सकते हैं। जब आप बोल सकते हैं चौकीदार चोर हैं, जब आप बोल सकते हैं कि लठ पड़ेगा, जब आप उनको 100 गालियां, कॉकरोच, नीच आदमी, पाकिस्तान में जाके आप बोल रहे हैं मोदी को हटाना होगा, जब ये सब आप बोल सकते हैं, तो हमने तो तथ्यों के आधार पे बोला है भाई साहब। आप OCCRP, जॉर्ज सोरोस और आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है। आप 3 जो ट्रायंगल में हैं, उनका उद्देश्य है भारत को डिस्टेबिलाइज करना। लगातार केस पे केस, हंगर इंडेक्स से लेके, पेगासस से लेके, रिलीजियस फ्रीडम से लेके, फ्रीडम ऑफ स्पीच से लेके, हर विषय पे आपके रिपोर्ट्स आते हैं जो एंटी इंडिया होती है। तो हम उसको क्या कहेंगे? ये प्रो इंडिया आदमी है? कैसे कहूँ? अच्छा, इसमें एक बड़े कमाल की बात है समित भाई, चूंकि बात हो रही है और लोग सुन रहे हैं तो मुझे लगता है बताना चाहिए। अमूमन लोग जो है वो कहते हैं कि मतलब जैसे हम लोगों को कहते हैं कि तुम लोगों की वजह से प्रेस इंडेक्स में भारत जो है वो 140वें नंबर पे है, या 139वें नंबर पे, या 150 नंबर पे पहुंच गया 2014 के बाद, वगैरह वगैरह। हालांकि हमने पाठशाला में बताया था, लेकिन अभी चर्चा हो रही है कि कैसे ये इंडेक्स तैयार होते हैं, तो मैं सोचा इस पर बात करें कि वो जो प्रेस इंडेक्स बनता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स या जो भी चीज़ें, वो आप यकीन नहीं करेंगे कि इतने सारे देशों के लिए दुनिया भर में मात्र 150 लोग बैठ के बना रहे हैं। मतलब इंडिया में कि प्रेस को फ्रीडम है या नहीं, ये बताने के लिए उस इंडेक्स को बनाने वाली संस्था के 2 लोग होंगे, यहां मैक्सिमम 2, हो सकता है 1 ही हो।
वो कोई एक दो आदमी कहता है कि ना यार हमको तो नहीं बोलने देते हैं मोदी जी, हो गया खत्म, आप तुम 150 पे जाओ। अब वो इंडेक्स लेके तमाशा चल रहा है सोशल मीडिया पे, क्या तुम लोग तो 150 पे पहुंचा नहीं, दिए। इसीलिए खुलासा करना बहुत आवश्यक है। हम्म, ये जो OCCRP, ये अपने कुछ लोगों को लेकर जिस प्रकार का ये रिपोर्ट तैयार कर रही है कि फलाना भारत में अच्छा नहीं है, ढिकड़ा भारत में अच्छा नहीं है, आंख बंद करके इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करना है। इनके पीछे की कहानी जनता के सामने रखना है। समित भाई, क्या आप कह रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, पर क्या ये OCCRP, ये जॉर्ज सोरोस, क्या इस देश के पत्रकारों को और एक पूरे इकोसिस्टम को भी फंड कर रहा है क्या? देखिए, मैं तो पत्रकारों के विषय में कहूँगा नहीं, क्योंकि वो प्रेरोगेटिव आपका डिपार्टमेंट का है और मैं किसी और डिपार्टमेंट पे नहीं कहूँगा, मैं पॉलिटिशियन के बारे में कहूँगा। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, क्योंकि आपने इंडेक्सेस के बारे में कहा ना, मैं बहुत भयंकर एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आप सोचिए कैसे होता है ये। मैंने आपको कहा था कि राहुल गांधी उज्बेकिस्तान गए थे, अचानक चले गए थे उज्बेकिस्तान। जब उज्बेकिस्तान गए तो उस समय वहाँ पर मैंने आपको कहा कि जेन पावर करके जो एक जानी मानी महिला है, सामंता जेन पावर भी वहाँ पे थी। वो भी फंड करती है OCCRP को, तो शायद उन्हीं से मिलने गए थे। अब देखिए, ये सामंता जेन पावर जो है, उनकी एक संस्था चलती है जिसका नाम है अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट चलता है, इसकी भी फंडिंग वैसी ही होती है, EWP। ये अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट पूरे विश्व में इसका तांता है और विश्व इसको मानती है। ये EWP क्या करती है? ये अर्ली वार्निंग देती है। किस चीज़ की वार्निंग देती है? किस देश में मास जीनोसाइड होने की संभावनाएं हैं, मतलब बहुत सारे लोग मर जाएंगे। अच्छा। तो उसमें आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं आज देख के आया, 2017-18 में भारतवर्ष पूरे विश्व में 8वें नंबर में था, 8th, और 2021-22 में भारतवर्ष विश्व में दूसरे नंबर पे अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट में था कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा संभावना है कि मास जीनोसाइड, हजारों लाखों लोगों को मार दिया जाएगा, नरसंहार होगा। मतलब आप सोचिए, हम सूडान, सोमालिया, सीरिया, इराक, जिम्बाब्वे, इन सबसे ऊपर थे। ये सब हमसे नीचे थे कि सीरिया में इतना नहीं होगा, सूडान और जिम्बाब्वे में इतना नहीं होगा, इराक में भी नहीं होगा, इंडिया में मगर ये जो है फैनेटिक्स, ये मार देंगे। पर आप सोचिए संबित भाई, क्या तमाशा चल रहा है कि इनसे पूछने के लिए कोई माई बाप नहीं है इनका कि ये क्या तुम कर रहे हो। जैसे हमने फैक्चुअली बताया पाठशाला में भी कि भाई नरेंद्र मोदी के शासनकाल में अगर आप उठा के देखेंगे जो दंगे हुए, वो आप इंदिरा, राजीव, नेहरू सबके काल से बहुत घट गए, ना के बराबर हो गए। तो ये कौन सा नरसंहार बता रहा है ये भाई देखिए या बहन? मैं तो कहूँगा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि लोग जान नहीं रहे हैं। मैं तो अभी 3-4 दिन पहले पार्लियामेंट में साबरमती रिपोर्ट देखा मैंने। लोग जान रहे हैं सब कुछ। आप सोचिए, आपने पत्रकारों के बारे में पूछा ना कि क्या ऐसे लोग नहीं है जिनको OCCRP में तो अनेक पत्रकार भारत से भी हैं। एक तो डायरेक्टर है जिमन, वो जो आनंद मैंने नाम लिया, आनंद मांगनाले, वो OCCRP का यहाँ काम देखते हैं भारतवर्ष में, और वो कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं। मैंने कहा था सरजिल इमाम को पैसा दिया था उन्होंने। तो ऐसे कई लोग हैं। आप देखिए, इस जो साबरमती रिपोर्ट में दिखाया गया, कितने बड़े कालखंड के बारे में सच्चाई सामने आया, और वहाँ जो रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट दिखाए गए, जो लोग हकीकत को जानते हुए भी दबा रहे थे, भले ही नाम परिवर्तित हो मगर वो एग्जिस्ट तो कर रहे थे, और जनता समझती है कौन लोग थे, जनता जानती है कौन ऐसा कर रहा था और क्यों कर रहे थे। तो आप सोचिए, पूरा एक कबाल, जिसको अंग्रेजी में कबाल कहते हैं, एक झुंड बना हुआ था। जो झुंड सोचता था कि ये देश हमारा है। ये लठियंस दिल्ली में बैठ करके पूरे देश को चलाते थे। उनका नेक्सस बाहर भी था, बड़े बड़े उद्योगपति बाहर के, इनकी अपनी पार्टी चलती थी। वहाँ से जब देश मुक्त हुआ एक तरह से, मोदी जी इन चीज़ों को भाव, ये लुटियंस गैंग और ये जो कबाल है, इससे पूरा विपरीत। तो ये इतना जल्दी पचता नहीं है ना लोगों को। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वो खा नहीं रहे हैं, तो वो भूख में तिल मिला रहे हैं। आप सोचिए, पहले प्रधानमंत्री विदेश जाते थे
तो उनके जहाज में कितने लोग जाते थे, खाते पीते मौज करते, और कितने लोग आते थे। मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, पर आज नहीं जा पाते हैं तो बुरा तो लगता ही होगा। नहीं जाते, अपने पैसे पे जाते, पहले सरकारी पैसे पे जाते थे। चलिए, मतलब जो भी है, कुल मिला के कहना है कि देखिए, ये सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है देश का, ये देश का एक साइकोलॉजिकल परिवर्तन हुआ है कि परिश्रम करना है, देश के लिए काम करना है और देश को आगे बढ़ाना है। वरना तो आप बताइए, मैं खुद, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ इंगित करती है। कितनी बार ऐसा होता था पहले कि हम 15 अगस्त को जग के लाल किले का परेड या लाल किले पे प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे सुनते थे। लोग बोलते थे आज तो 15 अगस्त से सो जाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा सो जाएंगे। कितनी बार हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक बहुत ही शिक्षित, बहुत ही बड़े व्यक्ति थे वो प्रधानमंत्री के रूप में, भगवान उनको बहुत आयु दे, मगर कितनी बार ऐसा हुआ कि हम उठ के डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलेंगे चलो सुनते हैं क्या है। मैं उनके ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, वो कैसा बोलते थे, क्या बोलते थे, उसके मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। एक माइंडसेट बना हुआ था कि अरे कुछ नहीं होता है यार, क्या है, आज 15 अगस्त है, सोते हैं ना आराम से। इट टुक अ मोदी जी आए तो अब सब लोग आज सुनेंगे, कुछ तो बोलेंगे ये। कभी सफाई के बारे में बोल रहे हैं, कभी गैस के बारे में बोल रहे हैं, तो कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोल रहे हैं। तो ये सारी, तो उससे उनको मालूम पड़ता है कि आने वाले वर्ष में क्या होने वाला है। एक दिग्दर्शन रहता है कि ये अब एक इम्पॉर्टेंट विषय होने वाला है आने वाले समय, भैया देख लो। और फिर मैं देखता हूँ चाय की टपली में भी चर्चा चल रही होती है, आज प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है भैया ये होने वाला है, अब तैयार हो जाओ, ऐसा होगा। तो एक सीरियसनेस आया है। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें आपको लगती हैं, मगर ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अमित भाई, एक प्रश्न फिर लोग पूछेंगे कि आपने कहा इस देश की पब्लिक बहुत समझदार है, नरेंद्र मोदी से एक कनेक्ट है, और वो तो दिखता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता है। लेकिन फिर इस लोकसभा इलेक्शन में लोग कैसे इस झांसे में फंस गए कि आरक्षण खत्म कर देंगे मोदी, या जात पात में बट गए? ये क्या हुआ? 240 की कहानी क्या है? देखिए, ये एक चुनाव है। स्वाभाविक रूप से चुनाव जब लड़ा जाता है तो कभी कभी जो नैरेटिव होता है, जो ऑपोजिशन कैंप का नैरेटिव होता है, वो भी कैच करता है। तो ऑपोजिशन कैंप ने जिस प्रकार से भारतवर्ष को जाति में ये बांटने की कोशिश की, जिस प्रकार से हिंदुस्तान को टुकड़े में बांटने की कोशिश की, तुम इस जात के हो, तुम उस जात के हो, झूठे फॉर्म पे दस्तखत करवाया कि तुम्हें इतने लाख दिए जाएंगे, इतने लाख तुमको आ जाएंगे, हम सत्ता में आएंगे, तो उसका एक असर रहा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि उस फॉल्स नरेटिव का एक असर रहा। कुछ सीटें जरूर कम हुई होंगी उसके लिए, मगर जिस त्वरितता के साथ और जिस, मैं कहूँगा, जिस स्पीड के साथ वो रिकवर हुआ, वो हरियाणा, महाराष्ट्र, उन चुनावों में दिखा है। हाँ, क्योंकि एक माल बार बार तो नहीं बिकेगा ना, वो झूठ बिक चुका था। लोग जान गए कि कोई हमें लाखों में नहीं मिलने वाला है। जो इनका मैनिफेस्टो होता है वो कभी फुलफिल नहीं होने वाला है। आरक्षण खत्म नहीं हो रहा। आरक्षण, देखिए, लोग जानते हैं, उस समय लोगों को डराया गया, मगर बाद में लोग रियलाइज कर जाते हैं, और बहुत दिनों तक आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। और बाकी देखिए, राजनीति है, ये डगर टेढ़ी मेढ़ी है, ऊंची नीची डगर है। इस डगर में धैर्य के साथ चलना होगा। कभी वोट मिलेंगे, कभी वोट नहीं मिलेंगे, कभी जीतेंगे, कभी हारेंगे, मगर किसी भी कीमत पे अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए देश के हित को नीचे नहीं करेंगे। हमें सीट कम आ गए मंजूर है, एक राज्य हार गए मंजूर है, मगर उसके लिए हम देश के हित के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये मोदी जी कभी नहीं करेंगे। समित भाई, एक जैसे अभी हमने महाराष्ट्र का जिक्र किया कि जबरदस्त कमबैक हुआ, हरियाणा का जिक्र किया, एक राज्य जिसकी चर्चा मुझे लगता है ना के बराबर हुई है, उड़ीसा, जहां से आप हैं, वहां आपने वो नवीन पटनायक का किला गिराया कैसे? उसकी कहानी क्या है? आप कैसे जीते? क्या हुआ वहां पे जब देश भर में ये नैरेटिव चल रहा था संविधान खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपने उड़ीसा में एकदम ही हेलीकॉप्टर शॉट मारा? वो क्या हुआ उड़ीसा में? देखिए, ओडिशा के लोगों में एक खूबी है, वो परखते हैं, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, वो परखते हैं और उसके बाद समय भी देते हैं, और उसके बाद जब वो देखते हैं कि उनको वो नहीं मिला, उनके अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रही है, फिर वो माफ नहीं करते हैं। उड़ीसा में ठीक वही हुआ। एक लंबे समय तक एक सरकार को चांस दिया गया, मगर जब उड़ीसा की जनता को महसूस हुआ
कि अब हमारे अस्मिता के साथ, उड़िया अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रही है। उड़ीसा ही समाप्त हो जाएगा, ओडिया ही नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे? तो उन्होंने तुरंत, कहीं कुछ नहीं सोचा, रातों रात उन्होंने बदल दिया। मोदी जी को तो प्यार करते ही थे, और स्वाभाविक रूप से ये दोनों कॉम्बिनेशन हुआ, एक उड़िया अस्मिता और दूसरा मोदी जी का करिश्मा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण उड़ीसा के चमत्कारिक नतीजे रहे। आप लोग को लग गया था कि इतनी सीटें आ जाएंगी वहाँ? देखिए, हम सब तो अपने अपने चुनाव में व्यस्त थे। जो चुनाव लड़ रहे होते हैं वो फिर बहुत सारी जगह पे अपना मस्तिष्क नहीं लगा पाते हैं। वो फिर अपने ही पंचायत, अपने म्युनिसिपैलिटी, इनमें बिजी रहते हैं। मगर हमारे जो शीर्ष नेता थे उनको लग गया था, और उन्होंने हमें बुला के समझाया भी था कि बिल्कुल अच्छे से चुनाव लड़िए, बहुत अच्छे नतीजे आने वाले हैं उड़ीसा से, और उड़ीसा इस बार रिकॉर्ड करेगी। उस समय हमें लग रहा था पता नहीं सच में है कि नहीं है, मगर विजनरी लीडरशिप क्या होता है, ये जब हम अब बैठ के सोचते हैं तब मालूम पड़ता है कि हमारे जो बड़े नेता होते हैं ये ऐसे ही बड़े नहीं बने हैं। ये बहुत कुछ देखने के बाद, कि देखिए हमारे बड़े नेताओं का तो अधिकांश जीवन ऑपोजिशन में गया है, और बहुत कष्ट सहा है। इतना कष्ट, इतना तकलीफ, इतने वर्ष ऑपोजिशन में रहने के बाद जो सीख के आते हैं ना, उसका लाभ हम लोगों को, हमारे जनरेशन को आज बहुत मिल रहा है। नहीं समित भाई, लेकिन एक चीज़ दर्शकों को शायद ना पता हो, आपने बहुत मेहनत की। पहला आप चुनाव हारे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आपने मेहनत की, मुझे याद है बीच में कभी बात होती थी, हम फ़ोन करते थे कि समित भाई आप आओगे क्या हमारे कार्यक्रम में, और तब पता चलता था कि संबित पात्रा जो गायब हैं वो एक्चुअली ज़मीन पे काम कर रहे हैं, और इसलिए आज आप सांसद बन पाए। तो आपका अपनी मेहनत भी है। आपको याद है, आपको पहली बार किसने कहा कि हाँ भैया चुनाव लड़ना है तुमको? कुछ पार्टी तो हमारे संगठन ने कहा। हमारे यहाँ तो व्यक्तिवादी सिस्टम ही नहीं है, संगठन के माध्यम से बोला जाता है, हम संगठन का पालन करते हैं। तो पहली बार भी संगठन ने कहा, दूसरी बार भी संगठन ने कहा। मैं तो जीता, मोदी जी मेरे यहाँ रोड शो करने आए, और मोदी जी को देखने का इतना क्रेज था, इतना क्रेज था। सुबह 7 बजे का रोड शो, सुबह 7 बजे का रोड शो, और लाखों लोग पता नहीं कहाँ से आ गए। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता है कि 7 बजे कैसे लोग आए हैं इतने। हम लोग तो बड़े टेंशन में थे, मगर 7 बजे लाखों लोग मोदी जी को देखने आ गए। मोदी जी आए, अमित शाह जी आए। मैं तो बहुत धन्यवाद दूंगा अपने बड़े लीडर्स को। उन्होंने उंगली पकड़ करके, माननीय नड्डा जी, इन सारे बड़े लीडर्स को मैं अपने बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने उंगली पकड़ के, हमारी क्या औकात है, मतलब सच में मैं इसको, मतलब आप ऐसा मत सोचे कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। हमने मेहनत तो सभी को करना चाहिए, मगर हम में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि जो आज हम बने हैं वो बन जाते। अगर हमारे बड़े लीडर उंगली पकड़ के इतना समर्थन, इतना सब कुछ नहीं हमारे लिए करते। आपको वो दिन याद है जब पहला चुनाव आप हारे? उस दिन रिजल्ट सुनने के बाद मन बैठ गया था, दुख हुआ था, क्या हुआ था उस दिन? नहीं, दुख तो होता ही है, किसको दुख नहीं होगा। चुनाव, वो भी 10,000 से 11,000 से चुनाव हार जाए तो दुख होता है। मगर मुझे लगता है कि जहाँ से मैं जीता हूँ, जगन्नाथ धाम पुरी से, वहाँ महाप्रभु की इच्छा नहीं होने से कोई चुनाव तो बहुत बड़ी बात है, प्रवेश भी नहीं कर सकता है। उनकी इच्छा से ही प्रवेश होता है। और मैं जब भी महाप्रभु के पास जाता हूँ मंदिर में, और मैं उनसे अभिमान भी करता हूँ कई बार। पिछली बार चुनाव हार गया था तो मैंने कहा, तुमने मुझे क्यों हरा दिया, मैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, अंदर ही अंदर अपने आप से बात करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि वो मुझे कह रहे थे कि इतनी जल्दी जीत जाओगे तो तुम कैसे जानोगे इस स्थान की महिमा को, तपस्या भी तो करनी होगी, थोड़ी सेवा करो, तपस्या करो, फिर सब अच्छा होगा। तो एक फल जब तपस्या के बाद मिलती है ना, तो वो मीठा लगता है, जब पसीना बहाने के बाद। वरना फिर आप सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो मुझे लगता है जो ईश्वर करते हैं, जो जगन्नाथ जी ने किया है, उन्होंने ही ठीक किया है कि पहली बार हराया है, और फिर मेहनत करके, तपस्या करवा करके जितवाया है। और हमारे सारे बड़े लीडर्स को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि सब ने आशीर्वाद दिया है। मगर अभी सबसे बड़ा एजेंडा है कि ये जो देशद्रोह चल रहा है OCCRP का, इसको पूरी तरह से पर्दाफाश करके घर घर तक राहुल गांधी किस प्रकार देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, सदन को चलने नहीं दे रहे हैं, देश के बिल्स को पास नहीं होने दे रहे हैं, ये हमें पूरी तरह से खुलासा करना है। अच्छा, बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा कि संबित भाई पैदा आप उड़ीसा में हुए? पैदा उड़ीसा में। उड़ीसा में हुए, लेकिन पले बड़े बिहार में हैं, तो आधे बिहारी हैं।
मैं अपने 8th के हाफ तक बोकारो में रहा। हाँ। मेरे फादर बोकारो स्टील प्लांट में थे, तो स्वाभाविक रूप से उस समय अखंड बिहार था, जिला धनबाद था। तो स्वाभाविक रूप से बिहार का एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा मेरे जीवन पर छाप भी है। तो और बिहार का छाप बहुत सुंदर छाप होता है। बिहार के लोग बहुत तीक्ष्ण होते हैं, बुद्धि से धनी होते हैं, ज्ञानी और गुणी होते हैं। तो बहुत कुछ बिहार से सीखने को मिला है। और बिहारियों के लिए कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी, तो वो आप डिबेट में साबित करते थे। वो तो ठीक है, मगर बिहार की ज़मीन में कुछ बहुत बड़ी बात है जो मुझे लगता है कई बार लोग मिस करते हैं। इस भारत देश की सभ्यता संस्कृति को बहुत वर्षों तक तराशने का काम बिहार ने किया है। बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े हुए हैं, बड़े बड़े लोग वहाँ से, चाणक्य से लेके कितने बड़े बड़े लोग वहाँ से आए हैं। आप सोचिए वो भूमि, उस भूमि पे जिन लोगों का जन्म हुआ है, आप लोग बिहार से हैं, तो बहुत गौरव का विषय है ये। और समित भाई, आप बहुत आपको भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद मिला, उसके तहत आप बहुत मुखरता से सेवा भी कर रहे हैं, लोगों की बात भी संसद में उठा रहे हैं। लेकिन फिर हम जब लौटें राहुल गांधी पे, कुछ विषय रह गए, जल्दी से उन पे भी बात कर लेते हैं कि एक नैरेटिव ये है कि आप लोग राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं। एक तो जैसे जो अभी हमने बात की OCCRP वाला, दूसरा उनकी नागरिकता को लेके भी मामला कोर्ट चला गया है कि भाई वो तो ब्रिटिश नागरिक हैं, वो तो भारत के नागरिक ही नहीं है। मतलब उनको आप लोग क्या करके मानेंगे? ये देखिए, जहाँ तक नागरिकता का विषय है, मैं अभी टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि विषय कोर्ट में गया। कोर्ट ने मांगा है गृह मिनिस्ट्री ऑफ मंत्रालय होम से कि आप अपनी टिप्पणी दीजिए। चूँकि ये कोर्ट के बीच और मंत्रालय के बीच वार्तालाप चल रही है, इसलिए मैं भी अनभिज्ञ हूँ कि क्या वार्तालाप चल रही है। टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मगर कोर्ट ने कुछ तो मेरिट देखा होगा। अगर मेरिट नहीं होता तो फिर वो PIL को रद्द ही कर देती, उसे खारिज ही कर देती। PIL को एंटरटेन किया गया, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और एक खतरनाक बात भी है। मैंने तो केवल एक शब्द ही कहा, मगर कोर्ट ने तो एक ऐसे PIL को एंटरटेन किया है, अगर उसमें तथ्य मिलता है तो देशद्रोह तो छोटा शब्द हो जाएगा। बहुत ही बड़ी बात है ये। उन लोग राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब नेशनल हेराल्ड केस में जो है वो बेल पे बाहर हैं। अभी इतने बड़े आप कह रहे हैं कि ये नेक्सस दिखता है देश विरोधी ताकतों का, कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार के साथ, और इस पर केसेस होंगे, आप कह रहे हैं FIR कोई ना कोई करेगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जांच आगे बढ़ेगी। क्या लोगों के मन में एक प्रश्न है कि भाई अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया, वो तो तुरंत जेल भेज दिए गए, ये गांधी परिवार से कोई जेल जाएगा कभी? देखिए, ये मैं तो यहाँ कोई ज्योतिष के रूप में बता नहीं सकता क्योंकि ये सारी चीज़ें कोर्ट के अधीन में हैं और ऐसा नहीं है कि नेशनल हेराल्ड के केस बंद हो गए हैं, बेल पे बाहर हैं, आप खुद ही जान रहे हैं। कितने साल लगे थे लालू प्रसाद यादव जी को जेल जाने में, आपके चारा घोटाले केस में, अनेकों वर्ष लग गए थे। हमारी कोर्ट्स हमेशा एक डेमोक्रेटिक वे में समय के साथ काम करती है। वो कभी भी नहीं चाहती है कि कोई अगर इनोसेंट है तो वो जेल चला जाए। अगर 100 दोषी छूट जाए चलेगा, मगर एक निर्दोष जेल ना जाए, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी कोर्ट्स काम करती हैं, यही उनका मोटो है। तो स्वाभाविक रूप से समय तो लगेगा ही, इन सब चीज़ों में समय लगेगा और हमारी सरकार का मकसद है कि देखिए समय लगे, डेमोक्रेटिक वे से काम हो, मगर हम सत्यता को सामने लाएंगे और सत्यता को तथ्य के साथ हम लड़ेंगे, उजागर भी करेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले। तो ये राहुल गांधी जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के साथ चलते हैं कि हम गांधी परिवार से हैं और अब LOP हैं तो हमारे ऊपर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होगा। तो आप पे जो विशेषाधिकार हनन का वो प्रस्ताव ला रहे हैं, प्रिविलेज मोशन, आपको डर नहीं है इसका? नहीं नहीं, देखिए इसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ स्पीकर है। तो माननीय स्पीकर साहब क्या करेंगे वो स्पीकर के ऊपर है, इस पे मेरा कमेंट करना उचित नहीं होगा। मगर मैं इतना कहूँगा, कुछ लोग पीठ पर स्टिकर लगा के चल रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिलों पे स्टिकर लगाए हैं। कौन सा स्टिकर काम, देखिए पीठ पे वही स्टिकर लगाता है जो पीठ पे खंजर भोंकना जानता है। पीठ के खिलाड़ी हैं ये। पीठ पे ही खंजर भोंकना है, स्टिकर पीठ पे लगाना है। मोदी जी ने दिलों पे स्टिकर लगाए हैं, अब जनता जनार्दन है। समित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला और बहुत विस्तार से आपने बताया कि क्यों आप अगर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी इज अ ट्रेटर या राहुल गांधी देशद्रोही हैं, तो उसकी वजह क्या है। और एक बड़ी बात आपने महत्वपूर्ण कही कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को संसद में आके
कैटेगोरिकली हर चीज़ का जवाब दे देना चाहिए। ये फोटो क्यों है, वहाँ क्यों गए थे, जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उसका जवाब दे देना चाहिए। भले वो बीजेपी को की हैसियत ना मानते हों इस सवाल को पूछने के लिए, लेकिन देश की जनता की हैसियत तो है, वो तो पूछ सकती है कि भाई आप हमारे नेता हैं, आपको चुन के भेजा है, तो कम से कम रायबरेली के लोगों को ही बता दें कि भाई आपने हमको चुन के भेजा है, तो मेरे पे जो आरोप लग रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। तो ये आपने अच्छी बात कही कि उनको खुद आके ऐसा करना चाहिए। नहीं, देखिए, हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो आरोप लगाए गए हैं ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है, ये बहुत बड़े आरोप है। आप देशद्रोही के साथ बैठे थे, आप जाके यूएस में उन लोगों से मिल रहे हैं जो इल्हान उमर, वो फोटो तो मैंने दिखाया ही नहीं, इल्हान उमर के खिलाफ तो आज यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है। तो जिस व्यक्ति के खिलाफ यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है, आप उसके साथ हाथ मिला के आते हैं, तो क्या हम सवाल नहीं पूछेंगे? और मैं तो कह रहा हूँ, राहुल गांधी को सबका एकदम दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। आइए डिबेट करिए, हमारे साथ बैठिए, हम एक एक सवाल पूछेंगे, आप जवाब दे दीजिए कि नहीं, मैं नहीं गया था उज्बेकिस्तान किसी से मिलने के लिए, मैं ऐसे ही चला गया था, मैं इटली में फलाने आदमी से नहीं मिला हूँ, मैं कैम्ब्रिज में वो नहीं किया हूँ जो आप बता रहे हैं। ये आप खुलासा कर दे, आप बता दे कि जॉर्ज सोरोस के फंडिंग एजेंसीज के माध्यम से, ओसीसीआरपी के माध्यम से हम किसी प्रकार से बेनिफिटेड नहीं हुए हैं, हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके आर्टिकल्स को कोट करके नहीं किया है, जबकि ये सारा तथ्य हमने रखा है। मगर आश्चर्य की बात है, मैंने तो पार्लियामेंट में नागरवाला केस उठाया था, नागरवाला केस उसका मेरे सामने ही बैठे थे, मगर जवाब नहीं दिया और मेरे ऊपर हावी होने लगे, चिल्लाने लगे। जिसका तथ्य है, नागरवाला केस का बैंकिंग अमेंडमेंट बिल पे चर्चा चल रही है, बैंकिंग रिफॉर्म्स हो रहा है, और बैंकिंग रिफॉर्म्स का जो एडिफिस है, जो बेस है, जिस पे ये खड़ा है, वो नागरवाला केस है। तो नागरवाला केस पे आप बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप बात करेंगे तो दादी की पोल खुल जाएगी, इंदिरा जी की पोल खुल जाएगी। आप बताइए, 1971 में 24 मई को फोन आता है पार्लियामेंट के एसबीआई ब्रांच में, और वहाँ जो चीफ कैशियर है मल्होत्रा जी फोन उठाते हैं, तो उनको उस समय जो सचिव थे इंदिरा गांधी के, उन्होंने कहा कि आपको 60 लाख रुपए डिलीवर करने हैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, और फिर उन्होंने इंदिरा जी को ही फोन पकड़ा दिया। एलिजिडली, जो नागरवाला बोल रहे हैं, एलिजिडली इंदिरा जी ने ही मेरे से बात की। इंदिरा जी ने बोला कि 60 लाख रुपए दे दो, कोई बांग्लादेश का एक सीक्रेट कुछ मिशन है, आप दे दीजिए और आके मेरे से वाउचर ले लीजिए। इन्होंने जाके कोड वर्ड में कुछ बात होनी थी, जिस व्यक्ति को देना था, कोड वर्ड में बात हुई। नागरवाला नामक एक व्यक्ति था, जो कुछ लोगों ने कहा ये इंडियन आर्मी के थे, कुछ लोगों ने कहा टीचर था, वो भी अभी कंफ्यूजन में चल रहा है। तो उसको इन्होंने 60 लाख दे दिया, तब का 60 लाख, आज का 174 करोड़ होगा। तो 174 करोड़ रुपए उनको दे दिए, और फिर ये गए प्रधानमंत्री के आवास पर वाउचर लेने के लिए। तब मालूम पड़ा प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में है, तो ये पार्लियामेंट में गए वाउचर लेने के लिए। तो फिर प्रधानमंत्री जी तो अंदर थी, ये जाके अक्सर से मिले जो कि सचिव थे। उन्होंने बोला नहीं, हमने तो कोई ऐसा फ़ोन नहीं किया है। फिर आनन फानन में मालूम पड़ा कि किस टैक्सी में गए थे नागरवाला, वो नागरवाला को रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट कहीं से गिरफ्तार कर लिया, और 4 दिन के अंदर केस फारिग हो गया। मिस्टर कश्यप थे, डीएसपी थे, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे, उनको सौंपा गया, और उसके बाद कोर्ट में गया। 4 दिन के अंदर उनको 4 साल का इम्प्रिजनमेंट हुआ, नागरवाला को 4 साल का इम्प्रिजनमेंट हो गया 4 दिन में। पूरे भारतवर्ष में 3 दिन की सुनवाई और चौथे दिन जजमेंट, ऐसा कभी नहीं हुआ है क्या? किसी की पेशी नहीं, कुछ नहीं, किसने फ़ोन किया, किसने फ़ोन करने पे ये दे दिया? और आप बताइए, मैनेजर अगर प्रधानमंत्री के फ़ोन को सुन के पैसे दे रहा है, मतलब पहले भी करता ही होगा ना, ये एक यूजुअल प्रैक्टिस होगा ना। आपको अगर कोई फ़ोन करता है कि भाई साहब अभी पेटीएम कर दो, कल मेरे से ले लेना, अगर आप एक अनजान व्यक्ति को, मतलब चाहे कोई भी हो, आप ऐसे तो नहीं कर दोगे ना। आप अगर डेली रूटीन में ये काम करते होंगे कि हर चौथे दिन में आपके पिताजी का फ़ोन आता है कि बेटा तुम कर दो, मैं ही कर देता हूँ, आके देख लेंगे, तो आप कर दोगे। तो ये जिस प्रकार से किया गया, तो कहीं ना कहीं एक एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस था। और बाद में बड़ा आश्चर्य का विषय है, नागरवाला जी की भी मौत हार्ट अटैक से हुई ऐसे बोला जाता है, मगर कुछ लोगों ने संदिग्ध भी बताया। कश्यप जी भी मारे गए, जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे, एक रोड एक्सीडेंट में,
रेड्डी कमीशन बैठी थी इस पे, रेड्डी कमीशन ने भी जो रिपोर्ट दी है उसमें इंदिरा गांधी को पूरी क्लीन चिट नहीं दी है, बल्कि कहा है कि एज अ होम मिनिस्टर शी हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेल, उनके ऊपर भी प्रश्न खड़ा किया है। तो ये सारी चीज़ें क्या पार्लियामेंट में और पीलू मोदी ने इस विषय को उठाया था पार्लियामेंट में, कोई मैंने पहली बार नहीं उठाया, पीलू मोदी जी ने इस विषय को पार्लियामेंट में उठाया था। मोरारजी देसाई ने इस विषय को डिस्कशन किया था इस पर, वो भी सेटिस्फाइड नहीं थे मोरारजी देसाई की क्या केस कैसे ऐसे हो गया, मगर दबा दिया गया। इंदिरा गांधी उस समय इतनी मीडिया, सोशल मीडिया इत्यादि नहीं थी, दबा दिया गया केस को। हमने जब उसकी सच्चाई को पूछा तो देखिए क्या हंगामा काट दिया उन्होंने, उस पर भी कंप्लेंट कर रहे थे। तो ये ना सोचे कि ये कंप्लेंट ही करते रहेंगे, भैया ये पार्लियामेंट है, यहाँ पे डिस्कशन होगा, सच्चाई के विषय में डिस्कशन होगा, हम सवाल पूछेंगे। उसमें अगर आप जैसे, क्योंकि हमने पाठशाला में ये चैप्टर दिखाया था, तो उसमें अगर आपने थोड़ी सी रिसर्च और करेंगे, चूंकि वो तथ्यात्मक नहीं है, उसमें कुछ रिपोर्ट्स छपी हैं इसलिए हमने बताया नहीं। नहीं, आप शायद ये कहेंगे कि कोई उसमें ना प्राइवेट पैसे रखे जाते थे, उन्हें वो तो रखे जाते थे, लेकिन वो जो कैशियर थे वो बाद में एक बड़ी कंपनी अरे वो तो बहुत बड़े कंपनी के वो बेटे जी ने बनाया उनको बाद में, वो पूरा पढ़ा है मैंने पूरी 180 पेज की रिपोर्ट है, वो पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। उसके बाद में जो कैशियर थे उनको क्या बनाया गया वो भी मैं जानता हूँ। तो ये ऐसे थोड़ी होता है, 2 लोग मर गए, एक को बहुत बड़ा पोस्ट मिला। और आरोप ये भी लगता है कि पैसा बांग्लादेश नहीं जाना था, कहीं और जाना था। देखिए ये सब एस्टैब्लिश प्रैक्टिसेस थी, अब जब ये सब खुल के सामने आ रही है तो तिलमिलाहट होगी। लेकिन नीरव मोदी को आपने भगाया, ये कहते हैं। देखिए आप सब उसके विषय में पूरा डिबेट हुआ है, किस प्रकार से पंजाब नेशनल बैंक का पूरा विषय था, किसके समय हुआ है, ये सब आप जानते हैं। और इन सब विषयों पे हमने बेबाकी से पार्लियामेंट में अपने पक्ष को रखा है। हमारा कहना है हमने बेबाकी से अपने पक्ष को रखा है, तो आप क्यों भाग रहे हैं? इतना बड़ा खुलासा हुआ, अभी मीडिया पार्ट ने किया है, आप खुल के जवाब दीजिए कि आप देश के हित में काम कर रहे थे या देश के अहित में काम कर रहे थे। आप शेयर मार्केट क्यों गिरा रहे थे? आप पेगासस की झूठी कहानी क्यों बना रहे थे? कोवैक्सीन को क्यों बदनाम कर रहे थे? आप क्यों यहाँ पर भारतवर्ष में कास्ट के लाइंस पे देश को बांटना चाहते हैं? आप क्यों ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ रिलीजियस फ्रीडम नहीं है? क्यों ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? क्यों उन लोगों से मिलते हैं विदेश में जाके जो भारत के दुश्मन हैं? इसका जवाब आप देंगे, देना ही पड़ेगा। आप एलओपी हैं, दायित्व है, तो दायित्व बोध भी होना चाहिए। चलिए, मुझे लगता है ये बहुत सारे सवाल अब लोगों के बीच हैं और आपने चूंकि फैक्ट्स के साथ रखे हैं, तो ये जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, कि वो भी फैक्ट्स के साथ जवाब दें। समित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और ये सारी बातें रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत जी, आपने मुझे बुलाया, क्योंकि आपका पॉडकास्ट बहुत जाना माना पॉडकास्ट है, आपको लोग पसंद भी करते हैं, सुनते भी हैं। बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को ये सारे फैक्ट्स सुनने के बाद क्या लगता है, ये हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।